Hey guys! Welcome to the largest and the most impactful level tutoring platform that is Physics वाला। तो मेरे सारे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख देंगे क्या? एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय। फटाफट से मेरे सारे के सारे प्यारे प्यारे भाई बहन जल्दी से एक बार लिख देंगे भारत माता की जय। तो हमारी प्यारी मां भारत मां की जय इनटू द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय। और मैं कौन हूं? मैं हूं आपका अपना प्रिया पुत्र सुनील, अका आपका प्यारा प्यारा सुनील भैया। ऑल राइट, इकरा, अन्नू, सानिया, उपासना, मुस्कान, शिवानी, प्रिंस, मोनिका, उज्मा, मेरे सारे प्यारे भाई बहनों का स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन से प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फिजिक्स वाला। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई सुनील भैया। तो सुनील भैया, आज आप हमें क्या पढ़ाने वाले हैं? तो आज हम चालू करेंगे लेक्चर नंबर 2 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये पार्ट 2 है और साथ ही साथ थॉमसन महाराज के एटॉमिक मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत मजा आएगा। चलिए जल्दी से इस चीज को हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन जो करेंगे उसको स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको एक डिस्क्लेमर दिया था, अभी भी दे रहा हूं, इस पर्टिकुलर चैप्टर को एनसीईआरटी जितने वाहियात तरीके से बता सकती थी उसने उतने वाहियात तरीके से आपको बताया है। और हर जगह आपको सुपरफिशियल लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन मिलेगा, यानी कि हर कोई बस कंसेप्ट को छू के चला जा रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने चैप्टर मेरे से देख लिया तो आपको इस समझ में आ जाएगा कि आप इस चैप्टर को पढ़ ही क्यों रहे हैं और इसको एक्चुअली पढ़ना कैसे है। पर उसके लिए अगेन मैंने आपको पहले ही बोला था, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा। ये दोनों चीजें आपके पास जब होंगी तो मेरे दोस्तों विश्वास मानिए, आपको इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से, सब चीजों से प्यार हो जाएगा एंड आपको लॉजिक समझ में आने लगेगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज हम बात करेंगे मिल्टन साहब के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में। बहुत बढ़िया सुनील भैया। फिर एनोड रे एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में चर्चा करेंगे। आपका एक मिसकंसेप्शन दूर करूंगा कि प्रोटॉन की डिस्कवरी ई गोल्डस्टेन ने नहीं करी थी, गलत है, वो रदरफोर्ड ने करी थी। किताब में गोल्डस्टेन का नाम है, क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है, क्या गलत है, क्या सही है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी मैं यहां पर आपको बताऊंगा। साथ ही साथ थॉमसन महाराज का एटॉमिक मॉडल और उसके ड्रॉबैक्स भी आपको पढ़ाऊंगा। मतलब हर एक चीज आपको डिटेल में जानने के लिए मिलेगी मेरे दोस्तों। तो फिर किस बात की टेंशन है, चालू करते हैं। तो लास्ट क्लास का एक छोटा सा रिकैप हो जाएगा। अगर हम एक प्रीवियस ईयर का सवाल करेंगे कंपटीशन एग्जाम का, तो यह सवाल पूछा गया है एनडीए 2015 के पेपर नंबर 2 में यह सवाल पूछा गया है। सवाल देखिए क्या बोल रहा है आपको मेरे प्यारे भाई बहनों, पूरा फोकस स्मार्ट बोर्ड पे। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला, इलेक्ट्रॉन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड रे, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड बाय एक्सटर्नल फील्ड बट नॉट बाय मैग्नेटिक फील्ड। आपको सही और गलत बताना है। यह एनडीए में पूछा गया सवाल है, बड़ा ही सिंपल और सरल सा सवाल। गुड इवनिंग अंजनी, जय हिंद जय हिंद। दिलप्रीत कह रही है क्लास नहीं चल रही है। क्लास तो चल रही है बेटा, क्लास तो चल रही है। आप फटाफट से क्लास को रिफ्रेश करें। बैच मैनेजर साहब एक बार आप लिख दीजिए, बैच मैनेजर मैम है, सॉरी मैम, आप प्लीज एक बार लिख दीजिए कि यहां पर अगर बच्चों को नहीं दिख रहा है तो बंद करके फिर से चालू करें। एक बार आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि जिनको नहीं दिख रहा होगा उनको तो मेरी आवाज भी नहीं आ रही होगी ऑब्वियसली। ऑल राइट, ए बी ए बी ए बी बी, कुछ नहीं, ए बी, अच्छा ठीक है, देखते हैं। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। सरल सा सवाल है, एनडीए में पूछा गया है। जो मैंने आपको पढ़ाया था वो इतना ज्यादा है कि इजीली ये सवाल तो आपका हो ही जाएगा। विश्वास मानिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। देखिए इसका करेक्ट आंसर यहां पर मैं आपको बताता हूं। करेक्ट आंसर इज दिस। अच्छा, अब देखिए यहां पर कितने बच्चों ने सही किया था। 30.29% बच्चों में से आर्यांश, रिमाश, सीवी के हरीश, सुमेधा, खुशी, नयन, मोहम्मद सलेह, समर राजपूत, आईआईटीएन, मुकुल शांडल्ले एंड चेतन कुमार। ध्यान से देखिए इस सवाल को, सवाल क्या कह रहा है। इलेक्ट्रॉन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कैथोड रेज। आप मुझे बताइए कैथोड रे किससे मिलकर बनी है। कैथोड रे इज नथिंग बट द स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। तो कैथोड रेज तो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है, तो हम ये कह सकते हैं यस इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड रे। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल 110%, ये बात भी आपकी सही है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, कब से दोनों का मास बराबर होने लग गया बेटा? आपको याद करा दूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1 बाय, यानी इसको आप ऐसे कर सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन बाय 1837। आपको याद आ रहा है? लास्ट क्लास में बताया था कि प्रोटॉन का मास अगर 1 है तो उससे 1837 गुना कम है आपका इलेक्ट्रॉन का मास। तो बराबर कैसे हो गए? ऑब्वियसली नहीं होंगे। और ये तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो एटम का मेजरली जो मास है दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कभी भी इलेक्ट्रॉन का मास इतना ज्यादा होता ही नहीं है कि हम उसको कंसीडर करें। उसके बाद इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत बढ़िया। जो कैथोड रेज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है, बट नॉट बाय मैग्नेटिक फील्ड। गलत है ना? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो ए पे जा रहा था, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड थी तो सी पे जा रहा था। पढ़ाया था लास्ट क्लास में, देखिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2। खत्म बात है ना बेटा? क्लियर है बेटा? समझ में आ रही है बेटा? जी सुनील भैया, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, यहां पर हम स्टार्ट करते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। आपको एक भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको हर एक चीज के पीछे का लॉजिक दूंगा, आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। आज आपको मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इतना बढ़िया से समझ में आएगा कि आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहली बात, मिलिकन साहब ने यह ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया कब था? तो यह एक्सपेरिमेंट जो किया गया था 1907 में यह एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है ना? सो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड इन 1907। कुछ सोर्सेज में 1909 भी लिखा हुआ है, तो दैट इज कंप्लीटली फाइन। इस पे ज्यादा बहस तो करनी नहीं है, ईयर पे क्या ही लड़ाई झगड़ा करना। बढ़िया, आपको समझ में आना चाहिए कि आर ए मिलिकन साहब ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को किया था, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मिलिकन साहब का ये जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, इसके सेटअप को समझते हैं और इसमें उन्होंने क्या किया उस चीज को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो यहां पर आपको सेटअप दिख रहा है, उसके अंदर आपको एक चीज दिखनी चाहिए। यहां पर ये वाली चीज आपको दिखनी चाहिए, ये रही, ये वाली चीज है ये, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं एटोमाइजर। क्या बोलते हैं? एटोमाइजर। दैट कंटेन्स, एटोमाइजर कंटेन्स ऑयल। यानी कि इस एटोमाइजर के अंदर हमारे पास तेल है। अब सुनील भैया, एटोमाइजर बेसिकली क्या होता है? तो देखिए, एटोमाइजर के बारे में यहां पर मैंने चीज लिखी है, कंटेनिंग ऑयल दैट इज यूज्ड टू स्प्रे फाइन ऑयल ड्रॉपलेट्स इनटू द टॉप चेंबर ऑफ द एपरेटस। क्या हुआ इसका मतलब? तो मिलिकन साहब का ये कोई एक एपरेटस था जिसमें हमारे पास क्या है, यहां पर एक एटोमाइजर लगा। मैं एक एक चीज आपको अच्छे से समझाऊंगा, आपको सब समझ में आएगा, सुनो। तो यहां पे एटोमाइजर लगा हुआ है, एटोमाइजर के अंदर तेल है। अब अगर मैं इसको दबाता हूं ऐसे, फिचिक फिचिक फिचिक, तो इसके अंदर से जो तेल है वो ऐसे छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेट में निकलता है। जैसे अपन ने ना स्प्रे, कोई भी चीज को स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे करते हैं तो परफ्यूम कैसे छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में बाहर निकलता है ना? तो ये एटोमाइजर क्या है, एक तरीके से ऐसे ही इसको मैं अगर ऐसे दबाता हूं तो यहां पर जो है बेसिकली ऑयल जो है ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेट में बाहर आता है ना? तो सुनील भैया, अगर एटोमाइजर को मैं दबाता हूं तो एटोमाइजर के अंदर यहां पर तेल है, बहुत बढ़िया। एटोमाइजर को जैसे ही दबाता हूं तो यहां से तेल की बूंदें छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स यहां पर आ जाती है ना? ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स यहां पर आ जाती है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल। क्लियर है? इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? दीज आर द स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल, तेल की छोटी छोटी बूंदें। ये बात समझ में आ गई सारे दोस्तों को? मैं एक बार में आपको समझा दूंगा, बस मेरी बात को अच्छे से सुनना मेरे दोस्तों। सबसे पहली चीज यहां पर है कि मिलिकन साहब ने एटोमाइजर यूज किया जिसके अंदर तेल भरा हुआ था। इसको जैसे ही दबाएंगे तो ऑयल छोटी छोटी बूंदों के अंदर यहां पर गिरने लगेगा, छोटी छोटी बूंदें यहां पे गिरने लगेगी। जैसे परफ्यूम को दबाते हैं ना, स्प्रे वाली बॉटल दबाते तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेट में चीजें बाहर निकलती है, वैसी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेट में यहां पे तेल की बूंदें बाहर आएगी। डन है? अब यहां पर हम आगे पढ़ते हैं कि यहां से कुछ तेल की बूंदें जो है वो चेंबर में गिर जाएगी। यानी कि सबसे पहले तो यहां पर है, अब उसके बाद यहां पर आपको समझना पड़ेगा, यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है? ये एक मेटल की प्लेट है जिसमें यहां पर बीच में एक होल है, छोटा सा। तो इस मेटल की प्लेट में बीच में एक होल है। तो अब यहां से जैसे ही मैं तेल की बूंदें डालूंगा तो कुछ तेल की बूंदें गिर के यहां से नीचे से अंदर की तरफ जाएंगी, इधर जाएंगी तेल की बूंदें। कुछ तेल की बूंदें इस होल से अंदर जाके, मतलब अंदर की तरफ जाएंगी ना, यानी यहां पर आ जाएगी तेल की बूंद।
इतनी बात तो क्लियर है जी? क्लियर है। तो सबसे पहले एटोमाइजर के अंदर तेल है, इसको मैंने दबाया, ऑयल यहां पर क्या है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेट में आ गया, ठीक है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेट में तेल आया और फिर यहां से होल से नीचे की तरफ जा रहा है। बहुत बढ़िया। अब यहां पर मैंने क्या कर दिया, यहां पर हमारे पास ये एक्सरे को प्रोड्यूस करेगा, एक्सरेस, ठीक है। विलियम कार्ल रोइंगटन साहब थे, उन्होंने एक्सरेस की डिस्कवरी करी थी। इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक्सरे की डिस्कवरी कैसे हुई थी, तो अभी इस चीज को हम नहीं जानेंगे। और एक्सरे भी कहीं ना कहीं इसका ये किस तरीके से प्रोड्यूस होती है उसमें कैथोड रे का बड़ा ही अच्छा योगदान है। तो अभी ये सिलेबस से थोड़ा बाहर होगा, इसलिए मैं सिर्फ एक्सरे की बात कर रहा हूं। ये एक्सरे वही एक्सरे है जिससे कि आपकी हड्डियों की इमेज आती है ना, वही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब इन्होंने क्या करा, यहां से एक्सरे को चला दिया। अब एक्सरेस के अंदर भी ये ताकत होती है कि वो हवा को आयोनाइज कर सकती है, एयर को आयोनाइज कर सकती है। तो यहां पर जैसे ही आपने मान लीजिए एक्सरे को ऑन करा, तो एक्सरे को ऑन करते ही क्या होगा, हवा हमारी आयोनाइज हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज गैस आयंस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स में। आपको याद आ रहा है, इसी प्रकार का कुछ आयोनाइजेशन हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में किया था। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में भी हमने आयोनाइज करा था गैस को। आयोनाइजेशन में सिंपल हम यहां पर ये कर रहे हैं कि एक्सरेज जो होती है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस होती हैं। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस क्या करती हैं कि जो हवा है उसमें, हवा में जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उनमें इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन क्या करती है, उसको जैसी मारती है तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। अब अगर उस गैस के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज गैस आयन बन गया और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। इतने तो आप समझदार हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल लेमन टर्म्स में, कि वहां पर फॉर एग्जाम्पल हमारी नियॉन गैस थी, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि नियॉन गैस थी, ऐसा है नहीं बट ऐसा समझो, और हाई फ्रीक्वेंसी रेज आई, उसने नियॉन के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो अब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन बाहर आ चुका है। तो यहां पर हमने एक्सरे को चालू करके एयर को यहां पर क्या कर दिया, आयोनाइज कर दिया है, एयर आयोनाइज हो चुकी है। क्या बात है सुनील भैया। अब देखिए एयर आयोनाइज हो चुकी है, तो यहां पर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज गैस आयंस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इस चेंबर में वेट कर रहे हैं। कहां से, इस चेंबर में, इस पर्टिकुलर चेंबर में हवा हमारी आयोनाइज्ड फॉर्मेट में है, यानी यहां पर पॉजिटिवली चार्ज गैस आयंस और इलेक्ट्रॉन्स हवा में घूम रहे हैं। अब जैसे ही तेल की ये बूंद आएगी, तेल की ये बूंद आएगी, तेल की ये बूंद आएगी, इलेक्ट्रॉन्स इसको चारों तरफ से घेर देंगे, घेर देंगे, घेर देंगे। ये तेल की बूंद जैसे ही अंदर गिरी, हवा तो आयोनाइज्ड है, यहां पे पॉजिटिवली चार्ज गैस आयंस और इलेक्ट्रॉन्स है, तेल की बूंद के ऊपर इलेक्ट्रॉन चिपक जाएंगे। तो क्या होगा, तेल की बूंद के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स चिपक जाएंगे, इलेक्ट्रॉन सराउंड द ऑयल ड्रॉपलेट्स एंड मेक देम नेगेटिवली चार्ज्ड। ये बात समझ में आ गई क्या? स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ रहा है सारा का सारा। सबसे पहले यहां पर एटोमाइजर को दबाया, तेल जो है छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेट में आया, ग्रेविटी के कारण यहां से तेल, क्या गुरुत्वाकर्षण के कारण ये तेल नीचे गिरेगा, तो ये यहां से होल से अंदर की तरफ पास कर रहा है। जैसे ही अंदर की तरफ यहां पर आएगा, यहां पर हमने एयर को पहले से ही आयोनाइज करके रखा हुआ है, एक्सरे को चालू कर दिया, उसने क्या कर दिया, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है, इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ कर देगी, तो यहां पर पॉजिटिवली चार्ज गैस आयंस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स यहां पर घूम रहे हवा में। जैसी ऑयल की ड्रॉपलेट आ गई, उसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन चिपक जाएंगे और उसको नेगेटिवली चार्ज बना देंगे। अब आएगा मजेदार बात, अब आएगी मजेदार बात। यहां पर हम सुनेंगे 3 केसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। इसको मैं थोड़ा सा यहां पे नीचे बना देता हूं ताकि आपको मेरी बात और अच्छी तरीके से समझ में आए कि गिर के मान लीजिए बिल्कुल यहां आ गई है और इसके ऊपर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स ने घेरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर चिपक गए हैं, तो ये एक तरीके से नेगेटिवली चार्ज बन चुकी है। अब यहां पर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, सोचिएगा, इसको नीचे जो खींचने वाला फोर्स है दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम कहते हैं एफ जी। बहुत बढ़िया। जो इस तेल की बूंद को कहेगी आजा मेरे पास, नीचे आजा, नीचे आजा, है ना बेटा जी। और यहां पर एक और फोर्स काम करेगी, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है यहां पे, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव टर्मिनल, इससे कनेक्टेड है, ये जो 2 प्लेट्स है। तो एक तरीके से ये हमारे पास है, इसको दूसरे कलर से बनाते हैं, ये हमारे पास है पॉजिटिवली चार्ज्ड और ये हमारे पास है नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये वाली जो हमारे पास प्लेट है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है
और ये वाली प्लेट जो है मेटल की पॉजिटिवली चार्ज है। तो अब एक दिमाग लगाते हैं हम लोग, अब एक दिमाग लगाते हैं हम लोग। सुनील भैया ये तेल की जो बूंद है ये चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन से घिर गई है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज हो गई है। बिल्कुल सही। अब ये नेगेटिवली चार्ज हो गई, ये नीचे आना चाहती है, लेकिन अगर नीचे आएगी तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये इसको धक्का मारेगी ऊपर की तरफ, है ना, धक्का मारेगी ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ यहां पर एक धक्का लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन वाला, Fe, दैट इज द फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपने पढ़ा भी होगा, QE होता है, नहीं तो 12th क्लास में आप पढ़ेंगे। तो इतनी छोटी सी बात है कि सुनील भैया हमने यहां पर एटोमाइजर को दबाया, यहां पर ऑयल की ड्रॉपलेट छोटे छोटे ड्रॉप, मतलब ऑयल जो है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्मेट में यहां पर आया। यहां पर एक होल था तो तेल की बूंदें यहां से होल से नीचे की तरफ जा रही हैं। यहां पर हमारी एयर को हमने आयोनाइज करने के लिए एक्सरे को चालू कर दिया, जिसने एयर को आयोनाइज करके पॉजिटिवली चार्ज गैस और इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट कर दिया। इलेक्ट्रॉन ने तेल की बूंद को यहां पे घेर लिया, अब वो भी नेगेटिवली चार्ज हो गई है, वो नीचे जाती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है। पर ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज है तो ये बूंद को बोलती है नीचे मत आना, ऊपर रहना, ऊपर। सिमिलर चार्जेस में फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, तो Fe ऊपर और Fg नीचे, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे और ये आपका फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि Fe ये ऊपर की तरफ जाएगा। इतने समझदार आप हैं जी। तो अब इसके मैं आपको 3 केस बताता हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहला केस, इसका आंसर आप ही मुझे देंगे। मैं बोलता हूं कि फॉर एग्जाम्पल फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ग्रेटर देन द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि नीचे जो गुरुत्वाकर्षण लग रहा है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू की फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो मुझे बताइए तेल की बूंद नीचे गिरेगी कि ऊपर जाएगी, जल्दी से बताइए। सारे दोस्त बताएंगे मेरे दोस्त कमेंट सेक्शन में। ये जो हमारे पास तेल की बूंद जो कि नेगेटिवली चार्ज है, इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रहा है एंड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रहा है। मैं कहता हूं फोर्स ऑफ ग्रेविटी इससे ज्यादा है, तो तेल की बूंद कहां जाएगी? तेल की बूंद कहां जाएगी, जल्दी से मेरे को बताइए। तेल की बूंद कहां जाएगी? नीचे जाएगी। वेरी गुड। तो यहां पे ऑयल ड्रॉपलेट नीचे की तरफ जाएगी, ऑयल ड्रॉपलेट विल मूव डाउन। ठीक है। दूसरा केस इमेजिन कीजिए, सेकंड केस इमेजिन करते हैं। मैं बोलता हूं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड से कम है, यानी कि ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू नीचे लगने वाला फोर्स, यानी कि ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, बट जो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नेगेटिवली चार्ज है, ये ड्रॉपलेट नेगेटिवली चार्ज है, ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ये ज्यादा है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो मैं कहूंगा कि ऑयल ड्रॉपलेट जो मेरी है, ऑयल ड्रॉपलेट जो है विल मूव अप। और तीसरा केस ये है कि मान लीजिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बैलेंस्ड है तो ऑयल ड्रॉपलेट रिमेन सस्पेंडेड, यानी कि अगर नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाले फोर्स से ज्यादा है तो ड्रॉपलेट नीचे आएगी, अगर ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स से ज्यादा है तो ये ड्रॉपलेट ऊपर की तरफ जाएगी। अगर दोनों बराबर है तो यहां पे हवा में टिकी रहेगी, हवा में टिक जाएगी। और यही चीज यहां पर हमने लिखी हुई है, ये देखिए ये कैसे पॉसिबल है, ये ऐसे पॉसिबल है। द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स was adjusted such that the oil droplet suspend in air, यानी यहां पर हमको वोल्टेज को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि हमारे पास जो Fe ऊपर लग रहा है और Fg नीचे लग रहा है ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएं, ताकि ऑयल की ड्रॉपलेट मेरे दोस्तों हवा में टिकी रहे। क्लियर है मेरे दोस्तों? ये बिल्कुल बीच में हवा में टिकी रहेगी, ये समझ में आना चाहिए आपको। तो एक बार शॉर्ट में मैं आपको रिकैप दे देता हूं। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हमारे को समझना है एटोमाइजर जो होता है, एटोमाइजर के अंदर हमारे पास तेल है। ये एक तरीके से जैसे आप घर पे परफ्यूम या जो स्प्रे होता है उसको दबाते हैं तो कैसे आपका परफ्यूम छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेट में निकलता है, बिल्कुल वैसा ही काम एटोमाइजर करता है। इसको अगर हम दबाएंगे तो ये तेल को छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेट में गिराएगा। अब हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास 2 प्लेट्स है, पहले वाली जो ऊपर वाली प्लेट है उसमें एक छेद है, तो यहां से तेल की बूंदें कूद के नीचे की तरफ आ रही है। अब यहां पर जहां पर वो नीचे आ रही हैं, यहां पर हमने एयर को पहले से ही आयोनाइज करके रखा है, एक्सरे के माध्यम से हमने एक्सरे को चला दिया था, जिसकी वजह से यहां पे जो एयर या फिर जो गैस थी वो बेसिकली आयोनाइज हो चुकी है, यानी कि वो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जैसे ही वहां पर पड़ती है आपके गैस के मॉलिक्यूल्स पे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज गैस आयन और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से। यहां पर आप मान लीजिए
कि हमारी जो हवा है वो आयोनाइज हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, पॉजिटिवली चार्ज गैस आयंस अवेलेबल है। अब जैसे ही यहां से ऑयल की ड्रॉपलेट आएगी, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चिपक जाएंगे और इस ड्रॉपलेट को नेगेटिवली चार्ज बना देंगे। ठीक है, डन है। अब पॉइंट यह है कि ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आना चाहती है, लेकिन जब ये नीचे आती है तो ये जो प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, उसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन ऊपर की तरफ लगाती है, तो ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। तो यहां पे तीन केस बनते हैं। पहला केस, अगर ग्रेविटी का जो फोर्स है वो Fe से ज्यादा है तो ड्रॉपलेट नीचे गिर जाएगी। अगर यहां से जो ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट, इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट है, इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रही है, अगर ये ज्यादा है ग्रेविटी से, तो ऑयल ड्रॉपलेट ऊपर की तरफ जाएगी। और अगर दोनों फोर्सेस को मैं बैलेंस कर दूंगा तो ये हवा में सस्पेंड करेगी। तो दोनों फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए हम लोग ग्रेविटी को तो चेंज नहीं कर सकते, हम ग्रेविटी को तो चेंज नहीं कर सकते, हम यहां पर इनके द्वारा लगाए हुए वोल्टेज को चेंज कर देते हैं। मतलब यहां पे जो हमने वोल्टेज लगाया उसको चेंज कर देते हैं, ताकि यहां पे जो Fe है वो किसी भी हालत में Fg के बराबर हो जाए। तो हम यहां पे वोल्टेज को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि Fe और Fg बराबर हो जाए, तो ये ड्रॉपलेट हवा में सस्पेंड करने लगेगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जैसे हवा में सस्पेंड करेगी, इसी माध्यम से हमारे मिलिकन भैया ने इस चीज के चार्ज को मेजर करा। अब देखिए, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कैसे मेजर हुआ, आप इस चीज को ध्यान से अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहली बात और दूसरी बात, फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि Fg, जिसको हम लोग वेट भी कहते हैं, दैट इज मास टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप इतने समझदार हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या जिसको हम वेट कहते हैं, इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपको पता है। एंड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज Fe, इज Q टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड Fe जो यहां पर लग रहा है ना, ये ऊपर की तरफ लग रहा है, ये चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्ट होता है। चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये दोनों फोर्सेस जब हमारे बैलेंस हो जाएंगे तो हमारा ऑयल ड्रॉपलेट हवा में तैरेगा। अगर ये दोनों फोर्सेस जो लग रहे हैं, अगर ये बराबर हो जाए, तो हमारा ऑयल ड्रॉपलेट हवा में सस्पेंड करेगा। जब हमारे ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आप इतने समझदार हैं कि यहां पे नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है M इंटू जी और ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है Q इंटू ई। तो जब यहां पर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड हो जाएंगे तो ऑयल ड्रॉपलेट हवा में सस्पेंड करेगा। जब यह हवा में सस्पेंड कर रहा होगा, हवा में सस्पेंड कर रहा होगा मतलब हवा में तैर रहा होगा, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे M इंटू जी इज इक्वल्स टू Q इंटू ई के बराबर हम लिख सकते हैं। अरे Fg इज इक्वल्स टू मास टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दिस इज Q टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो जाएगा। जब दोनों फोर्सेस बराबर है तो हम ये लिख सकते हैं जी। बहुत बढ़िया। तो हम लोग को अगर चार्ज का वैल्यू निकालना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो हम करेंगे M इंटू जी अपॉन में E, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, क्योंकि हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, सारी चीजें हमको क्या होगी, नोन होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको क्या होगा, नोन होगा। और मास ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट, अब इसको निकालने के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, टर्मिनल वेलोसिटी वगैरह को यूज करना पड़ता है। ठीक है ना, काफी सारे लॉज लगते हैं। तो यूजिंग टर्मिनल वेलोसिटी हम इसको निकालते हैं, जो कि हमारे भाई ने निकाला होगा। यूजिंग टर्मिनल वेलोसिटी यानी कि यहां पे जो ये आपके पास तेल की बूंद है, इस तेल की बूंद का मास क्या है, तो वो यहां पर निकलेगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी से। ठीक, आप मेरी बात समझो, हमें चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन यानी कि हमें Q की वैल्यू को निकालना है। तो मिलिकन साहब ने यहां पर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यानी कि Q की वैल्यू को निकाला था। कैसे निकाला कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर वेट इज इक्वल टू M टाइम्स जी, यानी कि मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड यहां पर फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है इज द प्रोडक्ट ऑफ Q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये दोनों फोर्सेस हमारी बैलेंस हो जाएगी तो ऑयल ड्रॉपलेट बीच में सस्पेंड करने लगेगी। उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे M इंटू जी इज इक्वल टू Q इंटू ई हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू M इंटू जी बाई ई। ये वैल्यू नोन है, ये वैल्यू नोन है, ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन हमारा निकल जाएगा। तो मिलिकन साहब क्या ऑब्जर्व करते हैं, बहुत बढ़िया इनकी ऑब्जर्वेशन थी, बहुत मजेदार इनकी ऑब्जर्वेशन थी। देखिए क्या ऑब्जर्वेशन थी। मिलिकन ऑब्जर्व दैट ऑयल ड्रॉपलेट्स हैव डिफरेंट चार्जेस बट ईच वॉज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ही कंसीडर्ड इट टू बी द फंडामेंटल चार्ज। यानी कि वो भाई साहब क्या बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ऑयल ड्रॉपलेट्स, अलग अलग ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर
जैसे मान लीजिए मैंने ये ड्रॉपलेट ली, उसके अलावा एक और ड्रॉपलेट आई, 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 अलग अलग ड्रॉपलेट्स के ऊपर उन्होंने चार्ज की वैल्यू को निकाला। तो किसी के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम टाइम्स 2, किसी पे टाइम्स 3, किसी पे यही नंबर था। तो उन्होंने बोला कि ये -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम के टर्म्स में ही है यहां पे चार्ज, या तो मल्टीप्लाई बाय 1 है, या तो मल्टीप्लाई बाय 2 है, या तो मल्टीप्लाई बाय 3 है विद दिस वैल्यू। यानी कि ये वैल्यू तो वहां पर 110% हर बार है ही है। तो उन्होंने बोला कि ऑयल ड्रॉपलेट्स हैव डिफरेंट चार्जेस बट ईच वाज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ दिस नंबर। यानी कि सारी वैल्यूज जो हम अलग अलग ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्जेस निकाल रहे हैं वो एक मल्टीपल है इस नंबर का। यानी कि ये जो वैल्यू है ये एक फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू है। यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो ये होता है। अब किसी पे 2 है तो 2 के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, किसी पे 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, किसी पे 4 है तो मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया, ऐसे नंबर्स में होगा। उसके बाद आज जो इसकी प्रेजेंट वैल्यू है जो कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, द प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज इज -1.602176 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इसकी आज एक्सेप्टेड वैल्यू है, ये इन्होंने कैलकुलेट करी थी और ये आज की एक्सेप्टेड वैल्यू हमारे पास है। तो मिलिकन साहब ने चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन निकाला था। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मास ऑन इलेक्ट्रॉन निकाला गया था, मास ऑन इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला गया था, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन यहां पर निकाला गया था। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? 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 जी सुनील भैया समझ में आ रही है। चलिए, तो एक बार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन के लिए मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूं। ठीक है, आप मुझे मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके बता सकते हो कैसे करना है? कैसे करना है भैया? देखिए, जब यहां पर मिलिकन साहब ने चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसके बाद लोगों ने बोला कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना भी आसान है, क्योंकि अगर हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और चार्ज बाय मास का रेशियो है तो हम इससे आसानी से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। भाई चार्ज बाय मास का रेशियो किसने निकाला था? थॉमसन ने निकाला था। चार्ज की वैल्यू किसने निकाली? मिलिकन ने निकाली। तो इससे आप क्या वैल्यू निकाल सकते हैं? मैं हट जाता हूं साइड में, आप लोग फटाफट से कैलकुलेट कर लीजिए। आई एम गिविंग यू टाइम टू कैलकुलेट दिस। बड़ा ही सरल सा है, जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए। ये मैंने आपको सिखाया है, मतलब वैल्यू बताई है, अब आपको आंसर डायरेक्टली मुझे बताना है। ठीक है, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स टू आंसर दिस। जल्दी से एक बार मुझे बता देंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तब तक हम पानी वानी पी लेते हैं। भाई पानी की बोतल दे देना यार। पानी दे दो, पानी दे दो। ठीक है, ऑल राइट, क्या बात है, बच्चे तो कर ही लेंगे भैया, हमारे बच्चे हैं, क्या बात है। 9.1 डायरेक्टली वैल्यू कैसे बता रहे हो तुम? कैलकुलेशन करी कि नहीं करी? सीधे वैल्यू बता दी मेरे को, सीधे वैल्यू बता दी। क्या बात है, नॉटी बॉयज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही बहुत सही। 9.1 9.1, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड 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 वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, अब इसको हम निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको यह एक्सेप्ट करनी है, सबसे पहली बात तो आपको यह एक्सेप्ट करनी है कि मिलिकन साहब ने सिर्फ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया था, कभी भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बताया। वो इस चीज के बाद खुद ही एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग थी कि आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग। तो ये किसने बताया था? ये बताया था मिलिकन साहब ने, ठीक है ना। और ये किसने बताया था? थॉमसन साहब ने। तो जब ये दो वैल्यूज हमारे पास थी तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते थे। ठीक है, इसको अगर मैं आपको ऐसे बताऊं तो देखिए, चार्ज अपॉन चार्ज बाय मास, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? E अपॉन ई इंटू एम हो जाएगी। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। इस चीज का एक्चुअल मतलब ये है, समझ गए आप? इस बात का एक्चुअल मतलब ये है कि यहां से सब चीजें कट जाएगी तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अगर हम इन दोनों के रेशियोज को कैलकुलेट कर रहे हैं तो इससे हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। E यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन
बाय चार्ज बाय मास का रेशियो, जो कि थॉमसन ने कैलकुलेट किया था। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारा जी। अब देखिए यहां पर इस वैल्यू को 2 डिजिट तक मैं ले लेता हूं, तो -1.60, इसके आगे 2 है, तो ये 5 से ज्यादा तो नहीं है, तो यानी कि यहां पे राउंड ऑफ नहीं होगा, तो -1.60 इंटू 10 की पावर -19 कूलम लिख देता हूं। -1.60 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम डिवाइडेड बाय। अब अगर हम यहां पर 2 डेसिमल तक अगर हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, तो चार्ज बाय मास के रेशियो को 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -1.76 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 कूलम पर किलोग्राम्स। ठीक है, ये आएगा हमारे पास वैल्यू। तो चार्ज की वैल्यू कितनी है, -1.60 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम, और ये हो जाएगा -1.76 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। माइनस से माइनस हमारा कैंसिल, कूलम से कूलम हमारा कैंसिल, ये हो जाएगा 1.60 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 डिवाइडेड बाय 1.76। आज समझ रहे हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। मिलिकन साहब ने यहां पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था, चार्ज बाय मास का रेशियो थॉमसन साहब ने निकाला था, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू से, इन दोनों के रेशियो से हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहां पर इसके डेसिमल को एक राइट पे लेके चला जाता हूं, अगर लोकेश प्रतीक रोज ना है, अगर राइट में लेके जाओगे तो 10 की पावर नेगेटिव हो जाएगी, अगर एक राइट में लेके गया तो ये हो गया 16 इंटू 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर -11 अपॉन में 1.76। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आती है 9.09 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम्स। अब ये 9 है, तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूं तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम्स। इस तरीके से हमको सॉल्व करना होता है। क्लियर है बात। 10 की पावर -19, 10 की पावर -11, ये हो गया 30 और 10 31, और ये वैल्यू अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.09। इसको मैं राउंड ऑफ कर लेता हूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम्स। तो इस तरीके से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन होती है। ये वाली वैल्यू हमारे पास कब आई थी, ये वैल्यू हमारे पास आई थी 1897 में, और ये वैल्यू आई थी 1909 में। देखिए कहीं पे 1907 लिखा है, कहीं पे 1909 लिखा है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर एक्सपेरिमेंट हुआ था। अगर आप चाहें, बहुत सारी जगह पे 1909 लिखा है तो आप 1909 ले सकते हैं, बहुत सारी जगह पे 1907 भी लिखा है, बहुत सारी जगह पे 1909 से लेकर 1913 लिखा है। तो जो सबसे कॉमन है 1909, उसको लेके चलते हैं, सारा कंफ्यूजन हटा देंगे। तो 1909 में मिलिकन साहब ने किया था और 1897 में थॉमसन साहब ने किया था। इन दोनों चीजों का अगर हमने रेशियो निकाल लिया, देखो E अपॉन E बाय M, तो ये हो जाएगा हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वाली वैल्यू हमारे पास है -1.60 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये वाली वैल्यू है -1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। कूलम से कूलम हमारा कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम हमारे पास ऊपर चला जाएगा, ये रहा किलोग्राम आ जाएगा, यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा। उसके बाद यहां पर हमने डेसिमल को एक इधर ले गए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर -11 अपॉन 1.76। ये वैल्यू हो जाएगी 9.09 इंटू 10 की पावर -31, तो ये आ जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम्स। ठीक है, चलो अगर आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही है, कुछ भी ऊपर से नहीं गया, तो एक बार आए भैया लिख दो फटाफट से। सर ये नीचे वाली वैल्यू कैसे आई, ये समझ में नहीं आया। अरे मैंने राउंड ऑफ कर दिया ना भाई, ये मेरे पास जो है 5 से ज्यादा है। आप मुझे बताइए, ये तो बचपन की मैथमेटिक्स है, 5 से ज्यादा है ना, तो इसके जस्ट पहले वाली डिजिट जो है उसको क्या कर दूंगा, +1 कर दिया मैंने, सिंपल। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ऑल राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर है बात। और ये वैल्यू एक बच्चा पूछ रहा है, सर ये वैल्यू लिखी कहां से। बेटा ये वैल्यू जो है ना, ये लास्ट क्लास में बताई गई थी, जाके एक बार क्लास को देखो, है ना। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, जब भी आप चार्ज बाय मास का रेशियो लिखते हो तो वहां पे आप माइनस साइन लगा सकते हो। लास्ट क्लास में हमने जब एनसीईआरटी का रेफरेंस लिया था तो वो माइनस साइन नहीं लगाते, लेकिन आप चाहो तो माइनस साइन लगा सकते हो, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। तो ये वैल्यू हम लोग लिखते हैं -1.76 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। तो यहां पर आप नेगेटिव साइन लगा सकते हो। फिर से बता रहा हूं, यू कैन राइट अ नेगेटिव साइन हियर, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। यह नेगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन के लिए हमने रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया है।
ठीक है, कौन सी बात नहीं आ रही भाई, कौन सी बात नहीं आ रही? ये छोटा सा कैलकुलेशन नहीं आ रहा एक बच्चे को, इसमें क्या दिक्कत है भाई? पता नहीं क्या रटते हो तुम लोग, समझ ही नहीं आता मुझे तो कभी कभी। मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, एक छोटा सा दिमाग लगाते अपन, चुप रहना और दिमाग लगाना, बस फालतू की चैट मत करना, पूरा दिमाग यहां पे लगाना, चैट मत करना किसी से, बिल्कुल कुछ मत बोलना। सुनना, मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1909 में मैं नींद से जगाऊंगा तुम्हारी तरह, मैं सो रहा था फिर मैं नींद से जग गया, ठीक है? जस्ट इमेजिन करो कि मैं 1909 में चला गया, तुम मेरे साथ चले 1909 में, और हमने बोला 1909 में कि एक दिमाग लगाते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलिकन साहब ने दे दिया, जी सुनील भैया। चार्ज बाय मास का रेशियो थॉमसन ने 1897 में दे दिया था, यानी कि चार्ज बाय मास का रेशियो, इलेक्ट्रॉन के चार्ज बाय मास का रेशियो है ये, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज बाय मास का रेशियो। तो मेरे राजा, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो -1.6। चलो ये तो वैल्यू हमने यहां पे सॉल्व करी है, पहले इसका मतलब समझ लो। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लो E है, और ये चार्ज बाय मास का रेशियो क्या है कि इलेक्ट्रॉन के ही चार्ज बाय मास का रेशियो होता है E/m, जो थॉमसन ने कैलकुलेट किया था, ये मिलिकन ने कैलकुलेट किया। अब ये बेसिक मैथमेटिक्स इतनी क्या है, इसमें समझने वाली बात क्या है कि ये जो E है, अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो ये ऐसे हो जाएगा ना, E/E इंटू m हो जाएगा। ये m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो E से E कैंसिल हो गया तो क्या बचा? m बचा। ये m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको समझने में क्या दिक्कत है राजा? तो बस यहां पे मैंने छोटी सी गणित लगा दी, इसमें मैंने कोई बड़ी बात नहीं करी, इसमें मैंने कोई भी बड़ी बात यहां पर नहीं करी। चार्ज की वैल्यू मेरे पास -1.60 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स थी, 2 डिजिट तक ले रहा हूं, ये डिजिट 2 है, तो इसी आगे वाली जो डिजिट है क्या वो +1 होगी? ऑब्वियसली नहीं होगी, ठीक है? अगर मान लो 5 से ज्यादा होता तो ये क्या हो जाता? 1 हो जाता, +1 हो जाता, ये वाली वैल्यू क्या हो जाती? +1 हो जाती। तो मैं ले रहा हूं कि 2 डेसिमल प्लेस तक ले रहा हूं, -1.60 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इलेक्ट्रॉन का चार्ज। चार्ज बाय मास का रेशियो कितना होता है हमारे पास? -1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलम्स पर किलोग्राम। ये वैल्यू यहां लिख दी, कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, किलोग्राम ऊपर चला जाएगा, ये हो गया माइनस। अब ये बेसिकली कितना है? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा? 1.60 इंटू 10 की पावर -19, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा तो 10 की पावर -11 अपन 1.76। डेसिमल को एक राइट साइड में लेके आएंगे तो लोकेश प्रतीक रोज ना है, पिछले चैप्टर में पढ़ाया है बेटा ये सब, पिछले चैप्टर में। अगर डेसिमल को राइट साइड में लेके आएंगे, अगर एक प्लेस राइट में लेके आ रहे हैं तो 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 16 इंटू 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर -11, तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारे पास, इसको ऐड करेंगे तो 10 की पावर -31, और ये वाली वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी 9.09 हो जाएगा। अब अगर मैं बोलता हूं कि ये 9 है, मैं इसको हटा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? इसको +1 कर दूंगा, राउंड ऑफ कर दिया मैंने इसको, तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, सिंपल। चलो चलो, अब तो समझ में आ गया होगा, अभी भी नहीं आया तो गणित की क्लासेस ज्यादा लगाइए, थोड़ी सी बचपन की गणित की क्लासेस लगाइए, 6ठी 7वीं 8वीं की, क्योंकि 6ठी 7वीं 8वीं की गणित है बेटा वो, है ना? 11वीं कक्षा में तुमको लग रहा है कि मैं 7वीं की गणित तुमको सिखाऊंगा, तो तुम खुद के साथ मजाक कर रहे हो, मेरे साथ नहीं, ठीक है? अगर किसी को लग रहा है कि सुनील भैया हमको 7th क्लास की मैथमेटिक्स सिखाए, तो फर्स्ट चैप्टर में सिखाई थी, अगर तुमने तब भी नहीं सीखी तो फिर मेरे हिसाब से जीवन में कुछ और करने का सोचना चाहिए आपको, क्योंकि मेहनत नहीं हो पा रही ना यार। मैं आपको सत्य बताता हूं हमेशा, 7वीं कक्षा की गणित है, ये वाला जो है लिखा है 6ठी 7वीं गणित है, अगर ये नहीं हो पा रही हमसे तो हमें जीवन में कुछ और करने का सोचना चाहिए। और मैं सत्य बताता हूं, डिमोटिवेट नहीं, सत्य बताता हूं, क्यों समय व्यर्थ करना है? समय ही पैसा है, धरती पे तुम कितने समय के लो तुम्हें थोड़ी पता है, उस समय को यूटिलाइज करो कुछ अच्छा करने के लिए, फिर छोड़ दो ये नहीं हो पा रहा तो, है ना? डिमोटिवेशन नहीं है, सच्चाई है। अगर 6ठी 7वीं गणित यहां पर किसी भाई को ये गणित नहीं समझ में आ रही है तो आभार भाई साहब, मैं कई गुरु आभार, ये बैठ के पढ़ रहा हूं 6ठी 7वीं गणित, 11वीं केमिस्ट्री छोड़ देते हैं बेटा, ऐसा नहीं हो पाएगा बेटा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको ये लगता है कि भैया मैंने 1 से 10वीं क्लास तक 0 मेहनत करी, 11वीं में मुझे एकदम टॉपर बनाओ, IIT पहुंचा दो, फालतू के झूठे सपने हैं, वो मैं दिखाता ही नहीं हूं।
सपनों से व्यापार होता है और मैं व्यापार करना नहीं चाहता। ठीक है ना, सच्चाई बता दी। आ जाओ, एनोड रे एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। आराम से समझेंगे, ईमानदारी के साथ, इज्जत के साथ समझेंगे, मजा आएगा। कौन है मयंक यार? ब्लॉक करो मयंक को, मयंक को ब्लॉक करो मैम, जल्दी प्रायोरिटी पे ब्लॉक करो मयंक को। डन है, मयंक को ब्लॉक करवाते हैं। ठीक है, चलो, ऑल राइट ऑल राइट। अब ध्यान से सुनेंगे, एनोड रे एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो सबसे पहले इसको परफॉर्म किया था आइगन गोल्डस्टेन ने क्रूक्स ट्यूब के अंदर 1886 के अंदर। किसने परफॉर्म किया था? आइगन गोल्डस्टेन ने क्रूक्स ट्यूब में 1886 में आपका एनोड रे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। देखिए, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट तो चल ही रहा था, साइड बाय साइड यहां पर ई गोल्डस्टेन यानी कि आइगन गोल्डस्टेन साहब ने सोचा कि मैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट कर लेता हूं। उन्होंने बस उसी कैथोड रे के सेटअप में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और कुछ भी नहीं किया। तो विलियम क्रूक ने सबसे पहली बार कैथोड रेस को जनरेट किया था 1875 में, है ना। और तब से सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट चले जा रही थी, 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 चले जा रही थी। 1886 में आइगन गोल्डस्टेन साहब एक अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है ध्यान से समझिए। वही सेम सेटअप है कैथोड रे वाला, कोई भी यहां पर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा उन्होंने यहां पर सेटअप में मॉडिफिकेशन किया है। वो क्या किया है वो मैं आपको बताता हूं। तो ये एक्सपेरिमेंट एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हो रहा है, जैसा कि हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था। गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक बेसिकली कांच की हमारे पास ट्यूब होती है, जिसके अंदर हम लोग बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं और लो इसके अंदर गैस का प्रेशर जनरेट करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद यहां पर जो अंदर गैस या फिर जो एयर है वो आयोनाइज हो जाएगी, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करने लग जाएगी। ये हमारा गैस डिस्चार्ज ट्यूब में होता है। तो गैस डिस्चार्ज ट्यूब सरल सी बात है, कांच की हमारे पास ट्यूब है जिसके अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स हम लगाते हैं, हाई वोल्टेज वहां पर अप्लाई करते हैं, गैस का प्रेशर वहां पे बहुत ज्यादा लो होता है, और फिर हम देखते हैं कि यहां पर फ्लो ऑफ करंट हो रहा है इस गैस के थ्रू। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, आयंस का फ्लो होने लग जाता है, तो आयंस एंड द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स टू मूव, तो हम ये कहते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है। बहुत सरल सी बात है। तो यहां पर जी का मतलब क्या है? पार्ले जी वाला जी नहीं है, ये जी स्टैंड्स फॉर गैस डिस्चार्ज ट्यूब। वैक्यूम पंप को मैं यहां पर एस से, सुनील भैया के एस से डिनोट कर रहा हूं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। अब यहां पर आपने कैथोड को इधर लगाया है, और ध्यान से सुनिए उन्होंने कैथोड के साथ क्या किया। उन्होंने यहां पर कैथोड के अंदर उल्टा छोटे छोटे होल्स कर दिए। अगर आपको याद हो तो हमने इस पर्टिकुलर जगह पर एनोड को लगाया था और एनोड में होल्स थे। यहां पर हमारे साहब ने क्या किया है, यहां पर हमारे भाई साहब ने परफोरेटेड कैथोड ले ली है। यानी कि कैथोड का मतलब क्या है? जो आपके नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड हो, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड हो। यह आपका वोल्टेज का सोर्स है, ठीक है ना। ये आपका वोल्टेज का सोर्स है, इसके नेगेटिव टर्मिनल से आपके पास ये मेटल की प्लेट कनेक्टेड है, और इस मेटल की प्लेट के अंदर आपके पास होल्स हैं। क्या है? होल्स हैं, छेद हैं। तो परफोरेटेड कैथोड को हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करा है, और यहां पर हमारे पास क्या थी? यहां पर हमारे पास थी एनोड। एनोड को बेसिकली हमने किससे कनेक्ट किया है? एनोड को हमने कनेक्ट किया है पॉजिटिव टर्मिनल से। ये रहा हमारे पास एनोड और ये रहा हमारे पास कैथोड, ठीक है। एनोड को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बढ़िया भैया, ये रहा हमारा एनोड। अच्छा, अब यहां पे हमने जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई थी उन्होंने सेटअप में, वो इधर लगाई थी। किधर लगाई थी? ये ZNS की स्क्रीन है, ZNS की स्क्रीन, ZNS स्क्रीन, ठीक है। ये हमारे पास एनोड रे एक्सपेरिमेंट का सेटअप हो जाएगा। सेम जो चीज हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में करी है वही चीज एनोड रे एक्सपेरिमेंट में होगी। यहां पर बस आइगन गोल्डस्टेन साहब ने बेसिकली क्या किया है कि जो कैथोड उन्होंने ली है, वो कैथोड जो है वो परफोरेटेड कैथोड है, यानी कि उसके अंदर होल्स है, ठीक है। वहां पे एनोड को हमने परफोरेटेड लिया था, यहां पे उन्होंने कैथोड को परफोरेटेड लिया है, क्योंकि वो एनोड रेस को यहां पर ऑब्जर्व करना चाहते होंगे, ऑब्वियसली उनके दिमाग में कुछ होगा। डन। तो यहां पर क्या होता है? तो ये हमारे पास था कंसेप्ट नंबर 1 जो आपको समझ में आ गया है। इधर हम लिखते हैं कंसेप्ट नंबर 2 और इधर हम लिखेंगे कंसेप्ट नंबर 3। अब आप कहानी को सुनिए, मैं कहानी बार बार सेम चीज की क्यों ही बताऊं आपको।
मतलब लिखूं क्यों, ओरली बताता हूं। अब हमको यहां पर क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहां पर जो गैस फील्ड है, बहुत हाई वैक्यूम पंप यहां पर हम चलाएंगे, मतलब बहुत हैवी वैक्यूम पंप चलाएंगे और इसके अंदर से मोस्ट ऑफ द गैस को हम लोग बाहर निकाल देंगे। ये हमारा पहला स्टेप है कि यहां पर हम लोग वैक्यूम पंप को चला के इसके अंदर से मोस्ट ऑफ द गैस को बाहर निकाल देंगे, जिसकी वजह से मेरे प्यारे भाई और बहनों यहां पर प्रेशर हो जाएगा 0.001 mm या फिर 10⁻⁻⁻6 atm प्रेशर हो जाएगा। कितना प्रेशर हो जाएगा, यहां पर जो हमारे पास प्रेशर हो जाएगा 0.001 mm या फिर 10⁻⁻6 atm प्रेशर यहां पर हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज मैं कामना करता हूं आपको समझ में आ गई, जैसा हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में करा था कि सबसे पहले वैक्यूम पंप को ऑन करके मोस्ट ऑफ द गैस को यहां से बाहर निकाल देंगे, ताकि यहां पे नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स अगर रिड्यूस हो जाएंगे तो उनके द्वारा लगाने वाला प्रेशर हमारा रिड्यूस हो जाएगा, और हमने यहां पर अंदर का जो प्रेशर है उसको रिड्यूस करके 10⁻⁻6 atm या 0.001 mm कर दिया है, जैसा कि मैंने आपको वहां पर समझाया था। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पर इनिशियल आयोनाइजेशन हम लोग को करना पड़ता है। यहां पर हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उनका इनिशियल आयोनाइजेशन हम लोग करते हैं, जैसा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में आपने पढ़ा था बिल्कुल ही वैसा है। इनिशियल आयोनाइजेशन आप लोग करेंगे। इनिशियल आयोनाइजेशन से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको पॉजिटिवली चार्ज गैस आयंस मिलेंगे और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मिलेंगे। सुनील भैया ये चीज हमको याद हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो ये चीज एक्सरे की मदद से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ये चीज यूवी रेस की मदद से कर सकते हैं, आप चाहें तो ये चीज कॉस्मिक रेस की मदद से कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। यहां पर जो हमारे पास न्यूट्रल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए मेरे पास एक न्यूट्रल गैस का मॉलिक्यूल था, ये मान लीजिए मेरे पास एक न्यूट्रल गैस का मॉलिक्यूल था, ये मान लीजिए मेरे पास एक न्यूट्रल गैस का मॉलिक्यूल था। तो इस रेस के माध्यम से मैंने क्या किया, इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से ये किस चीज में कन्वर्ट हो गया, ये बेसिकली कन्वर्ट हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड गैस आयन में और इलेक्ट्रॉन में, इसमें कन्वर्ट हो गया, है ना। तो मैंने जैसे इनिशियल आयोनाइजेशन प्रोवाइड करा है, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करी है, तो न्यूट्रल गैस के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया है और ये कन्वर्ट हो जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज गैस आयन और इलेक्ट्रॉन में, ये आपको पता है। तो सबसे पहली चीज, मैंने वैक्यूम पंप को ऑन करा, मोस्ट ऑफ द गैस को मैंने यहां से बाहर निकाल दिया, प्रेशर को रिड्यूस करके 0.001 mm या 10⁻⁻6 atm कर दिया। उसके बाद बेसिकली इनिशियल आयोनाइजेशन कर दिया ताकि ये पॉजिटिवली चार्ज गैस आयन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए। अब प्रोसेस हमें पता है, मैं मानता हूं कि यहां से ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इसको बुलाती है यू, ये यहां पे जाके भिड़ता है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज गैस का कटायन परफोरेटेड कैथोड में जाके कैथोड से भिड़ता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये मेटल है, मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज गैस का आयन इससे जाके भिड़ता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आता है। इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आता है, जी बिल्कुल। मैं मानता हूं कि यहां पर एक और न्यूट्रल गैस का मॉलिक्यूल अवेलेबल है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर आता है, ये स्पीड से इससे भिड़ गया। क्यों? क्योंकि ये मेरे दोस्तों क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज गैस का है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जाता है, इससे भिड़ता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालता है। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ एक्सेलरेट होते हुए जाता है। कहां पे जाता है? एक्सेलरेट होते हुए जाता है। ये देखिए ऐसे आएगा, इससे भिड़ा। क्यों जा रहा है इधर? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब इससे भिड़ेगा तो बेसिकली इसको किस में कन्वर्ट कर दिया होगा इसने, इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपने साथ लेके जाएगा, इस न्यूट्रल गैस के एटम के इलेक्ट्रॉन को भी अपने साथ लेकर जाएगा। तो यहां पर ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा, जल्दी से बताइए। जैसे न्यूट्रल गैस के मॉलिक्यूल से भिड़ा होगा, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया होगा, पॉजिटिवली चार्ज गैस का आयन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया होगा। इलेक्ट्रॉन तो इधर चले गए, पॉजिटिवली चार्ज गैस आयन क्या करता है, यहां से आता है यूं और भिड़ने की जगह होल से निकल जाता है और इधर जाके भिड़ता है। मेरी बात समझ में आई? वहां पर हमारे पास पूरी सॉलिड थी कैथोड, उसमें कोई होल्स नहीं थे, लेकिन यहां पर हमारे पास कैथोड के अंदर भी होल्स हैं।
तो बेसिकली जो है पॉजिटिवली चार्ज गैस के आयन से ये एक्सेलरेट होकर यहां पे जाते हैं, भिड़ते हैं। अगर होल में नहीं गए, मतलब यहां पे बीच में होल्स हैं, होल में नहीं गए तो इस सॉलिड पार्ट पे जाके भिड़ते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होकर इधर की तरफ जा रहा है, न्यूट्रल गैस के मॉलिक्यूल से भिड़ा, उसका इलेक्ट्रॉन निकाल के ले गया, वो पॉजिटिवली चार्ज गैस आयन में कन्वर्ट हो गया। पॉजिटिवली चार्ज गैस आयन फिर से इधर की तरफ जाता है, क्योंकि ये क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, ये जाते 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 बीच में होल से बाहर निकल जाता है। और यहां पे जाके उन्होंने देखा कि यहां पर आपके पास क्या आता है, एक ग्लो आता है, देयर इज अ ग्लो हियर। क्या आता है, एक ग्रीन ग्लो आता है। कैसा ग्लो आता है, एक ग्रीन ग्लो आता है, ठीक है, देयर इज अ ग्रीन ग्लो, इधर एक ग्रीन कलर का ग्लो आता है। किसके ऊपर, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर, जो कि हमारे पास एक फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स हमारे पास वो होते हैं जिनको अगर हम लोग एनर्जी देते हैं तो वो लाइट एनर्जी को इमिट करते हैं। जैसे हमने यहां पर पॉजिटिवली चार्ज गैस आयंस जाके इनसे भिड़ते हैं, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, तो उसके बाद ये ग्लो करते हैं और ये ग्रीन कलर का ग्लो आता है। तो अब यहां पर आइगन गोल्डस्टीन बोलते हैं कि यहां से इधर की तरफ जो जा रहे हैं वो तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इधर जो जा रहे हैं वो तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन नाम उस समय नहीं था, उस समय क्या नाम था, कैथोड रेज। तो इस तरफ तो कैथोड रेज जा रही है, पर इस तरफ पे जो जा रही है वो हमारे पास है पॉजिटिवली चार्ज गैस के आयंस, और उन्होंने इसका नाम दिया कैनाल रेज या फिर एनोड रेज। मेरी बात समझ में आ गई क्या? एक बार फिर से आपको रिकैप कराता हूं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, यहां पे वैक्यूम पंप को ऑन किया, मोस्ट ऑफ द गैस पार्टिकल्स को यहां पे बाहर निकाल दिया, ताकि हमने जो प्रेशर है उसको रिड्यूस करके 10⁻⁶ एटीएम यहां पे कर दिया है। इसके बाद यहां पर बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, एक इनिशियल आयोनाइजेशन करते हैं, तो न्यूट्रल गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा और पॉजिटिवली चार्ज गैस आयन अलग हो जाएगा। ये पॉजिटिवली चार्ज गैस आयंस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होकर यहां पे जाएगा, इससे जाके भिड़ेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, स्पीड से यहां जाएगा, न्यूट्रल गैस मॉलिक्यूल से भिड़ा, उसका इलेक्ट्रॉन लेके अपने साथ इधर चला गया, तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैथोड रेज। यानी कि ये जो चीज है हमारे पास, ये जो चीज है हमारे पास, ये हमारे पास है कैथोड रेज। इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं और पॉजिटिवली चार्ज गैस आयन यूं गया और इस होल में से पास करते हुए इधर जाके जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे भिड़ा, तो यहां पर एक ग्लो आने लगा। तो उन्होंने कहा यहां पर ग्लो आ रहा है, इधर आ रहा था तो वो तो कैथोड रेज की वजह से आ रहा था, इधर अगर ग्लो आ रहा है दैट मींस, यानी कि यहां पर कोई चीज आके भिड़ रही है, और वो चीज जो आके भिड़ रही है उन्होंने उसका नाम क्या दिया, उन्होंने उसका नाम दिया आपका कैनाल रेज या फिर एनोड रेज। ठीक है, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं एनोड रेज, कैनाल रेज, चैनल रेज और पॉजिटिव रेज। क्योंकि यहां पर ये एक कैनाल या हम बोल सकते हैं होल या एक चैनल से पास करती हुई निकल रही है, तो इन्हें हम एनोड रेज, कैनाल रेज, चैनल रेज या पॉजिटिव रेज, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज गैस आयन से बनी हुई है तो इनको बोलते हैं इट इज अ स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस that travel from the region between the anode and the cathode towards the cathode। ये कहां से ट्रेवल करती है? सबसे पहला मिसकंसेप्शन बच्चों के दिमाग में आता है, क्या ये एनोड से निकली है? तो मैं आपको बता दूं ये एनोड से नहीं निकली, ये पॉजिटिवली चार्ज गैस का आयन है जो यहां पे मूव कर रहा है। और पॉजिटिवली चार्ज गैस का आयन कहां पे है? वो गैस कहां पे फील्ड थी? वो यहां पे फील्ड थी, वो यहां पे इस रीजन से आ रहा है, इस रीजन से आ रहा है, गैस के आयंस यहां पर है। तो ये एक्चुअल में पॉजिटिवली चार्ज गैस के आयंस है जो यहां पर ट्रैवल कर रहे हैं, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द एनोड। अगर हम यहां पे खड़े हो जाएं तो हमें लगेगा कि वो एनोड से आ रहा है, बट वो एक्चुअल में एनोड से नहीं आ रहा, वो इन दोनों के रीजन के बीच में से आ रहा है, यहां से आ रहा है, इधर से आ रहा है, एनोड और कैथोड के रीजन के बीच में से आ रहा है। तो हमें लगता है कि अरे वो तो एनोड से आ रहा है, बट एक्चुअल में एनोड और कैथोड के रीजन के बीच में से आ रहा है, क्योंकि ये भी हमारे पास मेटल की प्लेट है, इसमें से पॉजिटिवली चार्ज आयन आप कैसे निकालोगे? तो इनके रीजन के बीच में से आता है। तो इसीलिए यहां पर मैंने ये बात आपके लिए लिखी है, ध्यान से सुनिएगा, इट कम्स फ्रॉम द रीजन बिटवीन द एनोड एंड कैथोड टुवर्ड्स द कैथोड। ठीक है ना, कहां से? इट ट्रेवल्स फ्रॉम द रीजन बिटवीन द एनोड एंड कैथोड टुवर्ड्स द कैथोड। तो यहां पे बीच में से जो पॉजिटिवली चार्ज गैस के आयन से वो टुवर्ड्स द कैथोड मूव करते हैं।
अगर वो यहां पर आएंगे और होल से पास करके निकल गए तो यहां पर उन्होंने बोला कि भाई ये क्या है, हमारे पास होल से पास करते हुए निकले और यहां पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे भिड़े, मतलब यहां से भी कुछ पार्टिकल्स हमारे पास इधर आ रहे हैं, एंड दीज पार्टिकल्स आर नोन एज द पॉजिटिवली चार्ज गैस आयंस व्हिच आर नथिंग बट द एनोड रेस। क्लियर है? देखते हैं कितने बच्चे इस चीज का सही आंसर कर पाते हैं। कैथोड रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द कैथोड एंड ट्रेवल्स टू द परफोरेटेड एनोड, while anode rays originated from the region in between the cathode and anode and travel towards the perforated cathode। देखते कितने बच्चे इस चीज को, कंसेप्ट को अभी तक समझ पाए हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, साइड हट जाता हूं, आंसर कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। Cathode rays originated from the cathode and travels to the perforated anode, while anode rays travel from the region between the cathode and anode and travel towards the perforated cathode। ऑल राइट, 83% बच्चों को ये बात समझ में आ गई है, वेरी गुड। मोहम्मद नसीरुद्दीन, आर्यांश, मयंक, रूपेश, एडवोकेट राजवर्धन, इंद्र प्रताप सिंह, राज मिश्रा, एस एंड वीडियो कॉल प्लीज। ओके भाई, ठीक है, थैंक यू सो मच, करेंगे आपको वीडियो कॉल। अब ध्यान से देखिए आप, अरे वीडियो कॉल के चक्कर में हमारा बेंजीन कुमार ने क्लास में आना बंद कर दिया कि भैया वीडियो कॉल करना पड़ेगा, बेंजीन कुमार आना ही बंद कर दिया भाई क्लास में। चलिए, तो क्या ये सही आंसर है? यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। तो कैथोड रेज हमारी कहां से ओरिजिनेट होती है, आपके दिमाग में कंसेप्ट आना चाहिए। कैथोड रेज क्या है? कैथोड रेज, कैथोड रेज इज नथिंग बट द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इस कैथोड से ही तो निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो बेसिकली कैथोड से ही निकल रहे हैं। पर एनोड रेज क्या है? ये जो पॉजिटिवली चार्ज गैस के आयंस है, क्या वो एनोड से निकल रहे हैं? नहीं, वो इन दोनों के बीच में रीजन है, वहां से निकल रहे हैं, एंड इट ट्रेवल्स टुवर्ड्स द कैथोड। तो ये डिफरेंस समझना जरूरी था। ठीक है, चलो। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज? ध्यान से देखिएगा, जैसे आप लोग कैथोड रेज के केस में करते थे कि भैया हमारी कैथोड रेज के बीच में अगर हमने मान लीजिए एक मेल्टिस क्रॉस को रख दिया था तो उसकी बिल्कुल एक शार्प शेडो हमको मिल रही थी, सेम एनोड रेज के केस में होता है। एनोड रेज ऑल्सो ट्रेवल्स इन दी स्ट्रेट लाइन एंड कास्ट शार्प शेडो, शेडो बोल रहा हूं, शेडो, कास्ट दी शार्प शेडो, ओके, कास्ट दी शार्प शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन। तो जिस प्रकार हमारी कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, एनोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और अगर आप कोई भी चीज उसके सामने रख देंगे तो बाद में उसका एक शैडो यहां पर आपको मिलेगा जो कि एक शार्प शैडो होगा। यानी मैं मान लीजिए यहां पर अगर मेल्टिस क्रॉस रखता तो उसकी एक शार्प शैडो यहां पर बनती, जैसा मैंने कैथोड रेज में पढ़ाया था सेम वैसा। ठीक है, अच्छा, क्या कैथोड रेज हमारी डिफ्लेक्ट करती हैं? यस, ये पॉजिटिवली चार्ज गैस के आयंस है, so they are also deflected by the electric and the magnetic field and are bent in opposite direction of cathode rays। cathode rays के opposite move करते हैं because cathode rays is stream of negatively charged particles, stream of negatively charged particles, बिल्कुल सही बात है। तो ये negatively charged particles की stream है और anode rays is positively charged gas ions। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। ये हमारे पास क्या है बेटा? ये पॉजिटिवली चार्ज गैस के आयंस है और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास है ना। तो कैथोड रेज इज नथिंग बट द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एनोड रेज इज नथिंग बट द पॉजिटिवली चार्ज गैस आयंस। ये गैस के आयंस हैं, तो इन दोनों की जो डिफ्लेक्शन होगी हमेशा पॉजिटिव होगी। ये नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो जो आपको डिफ्लेक्शन कैथोड रेज में मिला था उसका जस्ट अपोजिट आपको एनोड रेज में मिलेगा। चार्जेस अलग अलग है, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर बनता है, जिसकी वजह से मैं बोलता हूं कि यहां पर आपको किसको क्रेडिट नहीं देना है, आपको यहां पर आइगेन गोल्डस्टीन साहब को क्रेडिट नहीं देना है इसकी डिस्कवरी का, प्रोटॉन की डिस्कवरी का। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर। आइगेन गोल्डस्टीन साहब को हम इसीलिए प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट नहीं देते हैं क्योंकि जब यहां पर चार्ज टू मास रेशियो एनोड रेज का निकाला जाता है
एनोड रेस का निकाला जाता है तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस एंड इट इज लेसर देन E बाय m ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम आता है, ये तो चलो बात की बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। तो यहां पर क्या हो गया ना, यहां पर क्या हो गया ना, जब हम इलेक्ट्रॉन के केस में जो कैथोड रेस का चार्ज बाय मास रेशियो निकालते थे उसके डिफ्लेक्शन पे, वो चाहे कोई भी गैस लो आप, चाहे आप कोई भी इलेक्ट्रोड का मटेरियल लो, वो चार्ज बाय मास का रेशियो -1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर किलोग्राम ही आ रहा था। तो वो एक चीज सजेस्ट कर रहा था कि यहां पर आपके पास एक फंडामेंटल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो हर गैस में प्रेजेंट है। उधर जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में हम कोई भी गैस ले रहे थे या कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोड्स वहां पर ले रहे थे, तो वहां पर चार्ज बाय मास रेशियो हमेशा -1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर किलोग्राम आ रहा था, जो हमको एक बात सजेस्ट करता है कि यहां पर ये जो चीजें हैं ये एक फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है। ठीक, लेकिन यहां पर क्या है, अगर आपकी गैस चेंज हो जाएगी तो चार्ज बाय मास का रेशियो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपकी गैस चेंज हो जाएगी, मान लीजिए आइगन गोल्डस्टीन साहब ने गैस को चेंज किया, तो यहां पर चार्ज बाय मास का रेशियो E by m also changes, यानी चार्ज बाय मास का रेशियो भी चेंज हो रहा है, यानी यहां पे कोई फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर नहीं हो पाया। दिस इज द रीजन वाई E. Goldstein never stated about any fundamental particle present in atom। समझ रहे हो आप? कभी भी आइगन गोल्डस्टीन साहब ने इस चीज के बारे में कोई बात ही नहीं करी कि यहां पर कोई फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट है। ये इसीलिए मैं गलत बोलता हूं एनसीईआरटी को, क्योंकि एनसीईआरटी बोलती है आइगन गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी। अगर आइगन गोल्डस्टीन साहब ने प्रोटॉन की डिस्कवरी 1886 में कर दी होती ना, तो थॉमसन के एटॉमिक मॉडल जो कि 1904 में है उसमें प्रोटॉन की बात हो रही होती। प्रोटॉन की डिस्कवरी 1917 में हुई है, उससे पहले कोई भी एटॉमिक मॉडल प्रोटॉन की बात करता ही नहीं है। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा। तो पॉइंट यहां पर यह था कि वो जैसे ही गैस को चेंज कर रहे थे, चार्ज बाय मास का रेशियो भी चेंज हो जा रहा था। इस वजह से कभी भी आइगन गोल्डस्टीन ने कभी नहीं बोला कि यहां पर कोई फंडामेंटल पार्टिकल है जो सब में प्रेजेंट है। अगर सब में कोई फंडामेंटल पार्टिकल वो बोलते तो वो तब बोलते जब E बाय m का जो आपके पास चार्ज बाय मास का रेशियो वो सेम आए। वो गैस चेंज कर रहे थे, चार्ज बाय मास का रेशियो चेंज हो रहा था। क्योंकि पॉइंट क्या था, एनोड रेस पॉजिटिवली चार्ज गैस आयंस है, वो कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, वो तो पॉजिटिवली चार्ज गैस आयन है। मैं एग्जांपल बोलता हूं, नियॉन का जो आयन है वो हाइड्रोजन के आयन से तो भारी होगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस का जो आयन है उससे ज्यादा भारी कौन सा होगा? नियॉन गैस का आयन होगा। तो इनका चार्ज बाय मास का रेशियो भी चेंज होता जा रहा था। इसी वजह से गैस चेंज हो रही है तो चार्ज बाय मास का रेशियो भी चेंज हो रहा है। गैस चेंज हो रही है तो चार्ज बाय मास का रेशियो भी चेंज हो रहा है। इसी रीजन से हम बोलते हैं कि भैया आइगन गोल्डस्टीन साहब ने कभी किसी फंडामेंटल पार्टिकल की बात ही नहीं करी। आपके थॉमसन ने क्यों करी? क्योंकि थॉमसन ने बोला कि भैया मैं चाहे कोई भी गैस ले लेता हूं, मैं चाहे कोई भी इलेक्ट्रोड का मटेरियल ले लेता हूं, मेरा चार्ज बाय मास का रेशियो जो आ रहा है कैथोड रेस का वो हमेशा सेम आता है। और वो मुझे सजेस्ट करता है कि यहां पे एक फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट है जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं या कॉर्पेसल कहते हैं। ऐसा इन्होंने कुछ कहा ही नहीं। तो फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी करी किसने? अब देखिए एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये रियलिटी है, आउट ऑफ एनसीईआरटी बट रियलिटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी बट रियलिटी तो यही है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि ये गलत है, ये बिल्कुल सही है। ध्यान से देखिए यहां पर क्या होता है, ध्यान से देखिए यहां पे क्या होता है, पूरा फोकस के साथ। बात है मेरे दोस्तों सन 1815 सन 1816 की बात है। विलियम प्राउट साहब की हम बात कर रहे हैं, प्राउस्ट नहीं प्राउट। तो दोस्तों सन 1815 सन 1816 में विलियम प्राउट नाम के केमिस्ट आते हैं और वो कहते हैं कि सुनिए, संसार में जितने तत्व हैं उन सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो लोगों ने बोला कैसे? बोला मान लीजिए कोई और एलिमेंट है हीलियम, मान लीजिए उसमें 2 हाइड्रोजन होंगे या उसमें 4 हाइड्रोजन होंगे। कोई एलिमेंट आ गया मान लीजिए कार्बन, तो उसके अंदर 12 हाइड्रोजन एटम होंगे।
कोई एलिमेंट आ गया मैग्नीशियम, तो उसके अंदर 24 हाइड्रोजन एटम होंगे, यानी कि सबका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ऐसा 1815 1816 में विलियम प्राउट ने कहा था कि सारे एलिमेंट जो हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन से मिलकर बने। किसी में 2 हाइड्रोजन है, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 20, किसी में 30, किसी में 40, ऐसा। तो जो उनका एटॉमिक मास है, उन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन का होगा। भाई जैसे किसी ने बोला कि मेरे अंदर 20 हाइड्रोजन है, तो उसका वजन 20 हो गया। बताओ क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के एक एटम का वजन 1 माना गया था। तो अगर 20 हाइड्रोजन के एटम है तो आपका वजन 20 हो गया। किसी ने बोला कि भैया मेरा वजन 24 है, तो बोला आपके अंदर 24 हाइड्रोजन के एटम है। किसी ने बोला मेरा वजन जो है वो 14 है, तो आपके अंदर 14 हाइड्रोजन के एटम है। किसी ने बोला मेरा वजन 16 है, तो आपके अंदर 16 हाइड्रोजन के एटम है। ऐसा प्राउड का कहना था। ठीक है, तो ये भाई साहब क्या करते हैं, ये बोलते हैं हाइड्रोजन जो है वो इतना फंडामेंटल है कि मैं उसका नाम रखता हूं प्रोटाइल। क्या रखता हूं? प्रोटाइल नाम रखता हूं। हाइड्रोजन के एटम का नाम इन्होंने रख दिया प्रोटाइल, यानी कि सारी चीजों का एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट जो है वो प्रोटाइल है, यानी कि हाइड्रोजन है। बोले ठीक है। अब देखिए लगभग 100 साल के बाद 1917 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड को यह बात सही लगती है। बताइए क्यों? लगभग 100 सालों के बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड आते हैं और वो कहते हैं कि यार ये आदमी बात तो ठीक कर रहा था। बताओ क्यों? तो ये बात लॉजिकली गलत है। रदरफोर्ड को ये बात लॉजिकली क्यों सही लगी, उसका रीजन भी मैं आपको देता हूं। उनका एक्सपेरिमेंट सही है, उनकी एनालिसिस इस पॉइंट पे थोड़ी गलत है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। तो रदरफोर्ड साहब क्या कर रहे थे? रदरफोर्ड साहब यहां पर ये मान लीजिए आपके पास फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस है। ये नाइट्रोजन गैस के एटम्स है, ठीक है ना, नाइट्रोजन गैस एटम्स, ये नाइट्रोजन गैस के एटम्स है। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब यहां पर क्या कर रहे थे? हाइड्रोजन से 4 गुना भारी एटम्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, जिनके बारे में अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास आते हैं अल्फा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं वो आप नेक्स्ट क्लास में सीखोगे। हाइड्रोजन से 4 गुना भारी होते हैं अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन वाली स्पीशी को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन के गैस के जो एटम्स है उस पर अल्फा पार्टिकल बोम्बार्ड कराते हैं, यानी भिड़ाते हैं। क्या करवाते हैं? अल्फा पार्टिकल्स को बोम्बार्ड करवाते हैं। तो रदरफोर्ड बोम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन द नाइट्रोजन एटम्स, नाइट्रोजन एटम्स। तो रदरफोर्ड साहब ने नाइट्रोजन गैस के एटम्स के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को भिड़ाया। जैसे ही भिड़ाया तो इससे उन्होंने क्या देखा, इससे क्या बाहर आने लगा? ये बोले कि इससे एक चीज बाहर आ रही है। बोले क्या बाहर आ रहा है? बोले इन सबसे एक कॉमन चीज बाहर आ रही है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बाहर आ रहा है। क्या बाहर आ रहा है? हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। अब देखिए उन्होंने इस बात को इस बात से क्यों रिलेट किया। उन्होंने बोला कि यहां पर मैंने नाइट्रोजन गैस ली, इसमें मैंने अल्फा पार्टिकल भिड़ाए, तो इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस का न्यूक्लियस बाहर आ गया। उन्होंने कहा हाइड्रोजन गैस का न्यूक्लियस बाहर आ रहा है, इसका मतलब यह आदमी सही बोल रहा था। भाई मारा मैंने नाइट्रोजन को, बाहर आ रहा है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, तो क्या यह प्राउड सही तो नहीं बोल रहा था कि हर एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन से मिलकर बना है? पर बोला एक्चुअल हाइड्रोजन नहीं निकल रहा है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बाहर आ रहा है। समझना मैंने क्या बोला? उन्होंने बोला ये नाइट्रोजन गैस के एटम्स हैं, इनके ऊपर अल्फा पार्टिकल पड़े तो हाइड्रोजन गैस का न्यूक्लियस बाहर आ गया। अब हाइड्रोजन गैस के न्यूक्लियस में क्या होता है? अब इनका सबसे पहला पॉइंट यहां पर विलियम प्राउड को इज्जत देने का यह था कि इसको मैंने मारा तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस निकल के आया, यानी कि हां हाइड्रोजन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक तो है, पर हाइड्रोजन जो है उसका न्यूक्लियस इन सबके अंदर प्रेजेंट है। अब हाइड्रोजन गैस का न्यूक्लियस क्या होता है? देखो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस क्या होता है। देखो अगर एटॉमिक नंबर की बात करोगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है? 1 होता है, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसके अंदर सुनना सुनना, पूरा फोकस स्मार्ट बोर्ड पे ध्यान से। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जल्दी ध्यान से देखेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहां पर होते हैं 1 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यहां पर होते हैं 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं होते। हाइड्रोजन की बात हम यहां पे कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं 1 है। प्रोटॉन कहां पे प्रेजेंट होते हैं? इन न्यूक्लियस, क्योंकि उस समय तक न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी थी रदरफोर्ड साहब ने, 1917 तक न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई थी। ठीक है, तो पॉइंट यहां पर यह आता है, उनके दिमाग में यहां पर यह घंटी बजती है कि सुनो, एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन का है, एलिमेंट बेसिकली क्या है? हाइड्रोजन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, और उसके न्यूक्लियस में क्या है? 1 प्रोटॉन है, और यहां से बाहर क्या आ रहा है? न्यूक्लियस बाहर आ रहा है। रिलेट कर पा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि यहां पे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बाहर आ रहा है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बाहर आ रहा है, यानी कि ये तो फंडामेंटल पार्टिकल हो गया। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो हो गया, ये क्या हो गया? फंडामेंटल पार्टिकल हो गया। ये तो क्या हो गया? ये इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब है जो सबके अंदर प्रेजेंट हो। समझ में आया? नाइट्रोजन गैस के एटम्स लिए, उस पे अल्फा पार्टिकल्स भिड़वाए, यहां से हाइड्रोजन गैस का न्यूक्लियस बाहर आ गया। उन्होंने बोला हाइड्रोजन गैस का न्यूक्लियस यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल है, सब में प्रेजेंट है। यानी कि इस आदमी की बात पार्शियली तो सही है ना, कि हाइड्रोजन इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल एलिमेंट्स, यानी कि यहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, पर हाइड्रोजन गैस का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस क्या है? हाइड्रोजन गैस का न्यूक्लियस फंडामेंटल पार्टिकल घोषित कर दिया इन्होंने। क्या कर दिया? फंडामेंटल पार्टिकल घोषित कर दिया कि हाइड्रोजन गैस का जो न्यूक्लियस है वो हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, तो Rutherford bombarded alpha particles on nitrogen atoms and hydrogen nucleus, that is the lightest and smallest positive ion was ejected, which was named as proton. ये बाहर निकला जिसका नाम प्रोटॉन रखा। आपको बताऊं, ये आदमी इतना बढ़िया था रदरफोर्ड, इसने इसका नाम पता है क्या सजेस्ट किया था? इसने इस पार्टिकल का नाम, जो है फंडामेंटल पार्टिकल है, इसका नाम क्या सजेस्ट किया था? रदरफोर्ड ने इसका क्या नाम सजेस्ट किया था? रदरफोर्ड सजेस्टेड इट्स नेम। रदरफोर्ड ने इसका क्या नाम सजेस्टेड किया था पता है आपको? रदरफोर्ड सजेस्टेड इट्स नेम। उसने सोसाइटी के सामने रखा कि आप एक काम कीजिए, इसका नाम क्या रख दीजिए? PROUT, प्राउट ऑन नाम रख दीजिए। इस भाई ने बोला कि इस आदमी का आइडिया ही मैंने अप्लाई करा, तो इसका नाम था प्राउट, तो आप नाम रख दीजिए PROUTON, प्राउट ऑन। यानी प्राउट ऑन का मतलब पार्टिकल, यानी प्राउट का पार्टिकल, पर जो नाम अप्रूव हुआ वो नाम था PROTON। और वो प्रोटॉन जो नाम आता है वो यहां के प्रोटाइल से आता है, प्रोट से आता है, ये यहां से आता है प्रोट ऑन, यहां से आता है प्रोट ऑन। ठीक है, प्राउट का मतलब क्या था? कि प्राउट तो साइंटिस्ट का इसका नाम था, और ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन का मतलब होता है पार्टिकल। ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन का मतलब होता है पार्टिकल। समझ में आया? तो सीधी सी बात यहां पर यह है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको दिया जाता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड फॉर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो कभी भी अगर आपके दिमाग में मिसकंसेप्शन आए कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हमारे पास जो है वो आइगन गोल्डस्टीन के द्वारा है, वो गलत है। एनसीईआरटी में आइगन गोल्डस्टीन लिखा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो सच्चाई है वो मैं आपको बता देता हूं, यही है सच्चाई। बाकी आपके पास चैट जीपीटी नाम की एक बढ़िया चीज है, टूल है, उससे सर्च कर लीजिए। कोई अच्छी किताब आपके पास है उससे पढ़ लीजिए, उसमें यही लिखा होगा। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं। चलिए, तो 1815 से 1816 में विलियम प्राउट कहते हैं कि संसार में जितने एलिमेंट्स हैं उनके अंदर या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 10 या तो 20 या तो 25 उसके अंदर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, जिसकी वजह से उनका मास भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन है। जैसा अगर मैंने बोला कि मेरा वजन 16 है, तो इसने कहा कि 16 हाइड्रोजन के एटम्स आपके अंदर होंगे। किसी ने बोला मेरा वजन 14 है, तो आपके अंदर 14 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। ये कहने का मतलब था। और ये हाइड्रोजन को बोलते थे बेसिकली प्रोटाइल, यानी कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनीथिंग। 100 साल बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड जब नाइट्रोजन गैस के एटम्स पे अल्फा पार्टिकल्स को ऐसे पटक पटक के मारते हैं, अल्फा पार्टिकल्स हाइड्रोजन एटम से 4 गुना भारी होते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन की स्पीशी होती है। ये मैं अगली क्लास में वैसे भी बताऊंगा। अल्फा पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है? 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स की स्पीशी होती है। 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स की स्पीशी होती है। ठीक है, उस समय रदरफोर्ड को भी नहीं पता था कि जिस स्पीशी को वो मार रहा है वो उसमें 2 प्रोटॉन या 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है ना?
तो उसको क्या बोला जाता था, इसको ऐसे बोला जाता था, 4 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन, 4 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। तो ऐसा माना जाता था कि भैया एक ऐसी स्पीशी है जो हाइड्रोजन से 4 गुना भारी है एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड है, क्योंकि उस समय तो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई नहीं थी। इसके अंदर भी प्रोटॉन्स होते हैं लेकिन प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उसको अल्फा पार्टिकल बोलते थे कि अल्फा पार्टिकल जो है एक ऐसी स्पीशी है जो कि 4 गुना भारी है आपके हाइड्रोजन के एटम से। उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ये उस समय तक पता नहीं था। अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स है जैसे ही हमारे यहां पे नाइट्रोजन गैस के एटम्स के ऊपर आके बोम्बार्ड करते हैं यानी कि भिड़ते हैं, इसके अंदर से हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बाहर आता है। तो रदरफोर्ड कहते हैं कि प्राउड सही कह रहा था कि भाई हाइड्रोजन जो है वो सबके अंदर प्रेजेंट है, यहां पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट था तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बाहर आ गया। तो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है फंडामेंटल पार्टिकल होता है, फंडामेंटल पार्टिकल होता है। और उन्होंने बोला कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो कि एक फंडामेंटल पार्टिकल है, जो कि एक फंडामेंटल पार्टिकल है, उसका नाम उन्होंने सजेस्ट किया प्रोटॉन, यानी कि प्राउड का पार्टिकल लेकिन अप्रूव हुआ प्रोटॉन। तो इस तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। समझ में आ गई मेरी बात जी? चलो छोटी छोटी बातें हैं ये। अब देखिए इसका रिलेटिव मास हम लेके चलते हैं 1, ठीक है, रिलेटिव चार्ज लेके चलते हैं हम लोग +1। रिलेटिव का मतलब किसी के रिस्पेक्ट में, अगर इलेक्ट्रॉन -1 है तो प्रोटॉन +1 है। अगर हमने प्रोटॉन का मास 1 दिया है तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो जाएगा, इससे 1837 गुना कम हो जाएगा। ये रिलेटिविस्टिक मास है। एक्चुअल वैल्यू इसकी कितनी है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम है। और इसका एब्सोल्यूट चार्ज का वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज आता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, तो ये +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एब्सोल्यूट चार्ज जो है यानी कि जो एक्चुअल चार्ज है इसका वो ये है, इसका एक्चुअल मास जो है वो ये है। रिलेटिविस्टिक वैल्यूज यानी कि विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन वैल्यूज जो है ये है। चलिए आए भैया लिख दीजिए फटाफट से अगर समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्लियर है भाई, सब कुछ क्लियर है, मजा आ रहा है, डन है, क्लियर है, मजा आ रहा है, डन है भैया। चलो ऑल राइट, ये सवाल लगाओ जल्दी से, फटाफट से सवाल लगा दो, छोटा सा सवाल है। चलो जल्दी से सवाल लगा दो मेरे दोस्तों, सरल सा सवाल है। आज यार मेरा पता नहीं क्यों सर बहुत दुखने लग गया एकदम से, पता है क्लास में आज है ना वो एनर्जी नहीं आ पा रही है, बेचैनी हो रही है, अजीब सा उल्टी जैसा हो रहा है, पता नहीं क्यों, इसलिए मैं बार बार स्क्रीन से हट जा रहा हूं कि पता नहीं बेचैनी सी हो रही है यार, क्यों पता नहीं क्यों हो रही है, अलग से ही बेचैनी बेचैनी सी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं उल्टी उल्टी आएगी, सर में दर्द हो रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। मैं आया था एकदम बढ़िया एकदम मस्त था, फिर पता नहीं क्लास में अंदर आया तो क्या हो गया, या तो ठंडी हवा की वजह से हो रहा है यार, ये ज्यादा ही कूलिंग हो गई है, ज्यादा ठंडी हवा चल गई जो मेरा दिमाग ठंडा हो गया पूरा। चलो कोई ना, देखते हैं। द एब्सोल्यूट एंड द रिलेटिव मास ऑफ अ प्रोटॉन। देखिए हमारा जो सर होता है ना, ये वाला जो यहाँ पे एक चक्र होता है, ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, पता है आपको, ये जो चक्र होता है ना यहाँ पे, ये है ना सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं सर्दी लगती है तो सर से लगती है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव टू एनर्जी चेंजेस, बहुत ज्यादा इजीली सेंसिटिव होता है ये। इसीलिए अगर हम जाते हैं ना कभी भी, अगर हम मंदिर में, गुरुद्वारा में या कहीं पे भी हम जाते हैं, है ना, मान लीजिए मस्जिद में जा रहे हैं, गुरुद्वारा में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, कहीं भी हम जा रहे हैं, हम सर को ढकते हैं, इस पॉइंट को ढकते हैं। सर्दी भी जल्दी लग जाएगी, सर खुला होगा तो जल्दी सर्दी लग जाती है ना, सुना होगा। चलो तो ये दिस इज वेरी सेंसिटिव टू एनर्जी चेंजेस, वेरी सेंसिटिव। द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मास ऑफ अ प्रोटॉन इज, absolute and the relative mass of a proton is very good, सही है। चलो नयन, रूपेश, अजय, देवाशीष, आर्यन, नितिन, नमन, आरव, अनिरुद्ध एंड सम्राट। ठीक है, चलो तो जो एब्सोल्यूट मास हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम हो जाएगा, रिलेटिविस्टिक मास जो हो जाएगा दैट इज बेसिकली 1। चलो ये 1 का मतलब समझ गए ना, कि अगर मैंने मास ऑफ प्रोटॉन 1 मान लिया
जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, अगर मैंने मास ऑफ प्रोटॉन बेसिकली मेरा 1 मान लिया, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं इसके रिस्पेक्ट में निकाल सकता हूं कि 1/1837 हो गया, कि ये इससे इतना कम होता है। अगर मास ऑफ प्रोटॉन मेरा 1 है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/1837 है, यानी कि इससे 1837 गुना कम है। तो अगर रिलेटिवली इसको 1 मानता हूं तो ये हो जाएगा 1/1837। ठीक है, ये सरल सी बात है। अब देखिए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हमारे पास कैसे हुई, हाउ न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, आइए इसकी चर्चा करते हैं। सिर्फ ये और पढ़ाऊंगा, वैसे तो मैंने सोचा थॉमसन मॉडल पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा मेरे को ना चक्कर जैसा हो रहा है भाई, सिर्फ ये पढ़ा देता हूं, फिर छुट्टी कर देंगे। थोड़े मुझे चक्कर आ रहे हैं भाई, पता नहीं आज क्या हो रहा है। कोई ना, इतने अच्छे टॉपिक में ऐसी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए थी, बट ठीक है, कोई ना, महादेव चाहते हैं इसलिए हो रहा है, तो ठीक है, कोई ना, ध्यान से पढ़ते हैं। आइए, अब बेसिकली यहां तक हमें यह समझ में आता है कि हमारे पास एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों है। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर ईयर आ जाता है लगभग 1930 के आसपास पे हम आ गए हैं। यहां पर हम लोग कह रहे हैं कि भैया एक पर्टिकुलर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है। तो अगर मैं कार्बन की बात करता हूं तो कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स है और 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और ये दोनों का यहां पर चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू में बात करेंगे तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक प्रोटॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। ये एब्सोल्यूट वैल्यूज है। अगर एब्सोल्यूट के अलावा रिलेटिव चार्ज बात करेंगे तो ये +1 एक प्रोटॉन का चार्ज है और -1 एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, इसलिए चार्जेस बैलेंस होते हैं, तो एटम न्यूट्रल होता है, ये हमें पता है। अब हम यहां पर ये मान के चलते हैं कि भैया यहां पे 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास थे। ठीक है, हमारे पास 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, क्लियर है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर मैं मान के चलता हूं कि नेग्लिजिबल है। इतने तो आपको मैंने समझा दिया बात कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन से 1837 गुना कम है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने मान लिया क्या है, नेग्लिजिबल हो गया। तो यहां पर जो एटॉमिक मास आना चाहिए वो लगभग क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। दिमाग लगा के देखिए, अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं कि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल है, तो एटॉमिक मास कार्बन का 6 होना चाहिए, लेकिन एटॉमिक मास कार्बन का आता है 12। अब यहां से घंटी बजती है कि ये क्यों हो रहा है। जितने भी वहां पर उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे केमिस्ट थे, उनके दिमाग में घंटी बजी, कुछ तो दिक्कत है। जब हम ये कह रहे हैं कि कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, सारा मास सिर्फ प्रोटॉन की वजह से है। भाई हमने क्या बोला कि मास ऑफ प्रोटॉन रिलेटिवली मान लीजिए 1 है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1837 है। तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मास है, देखिए कितना कम है, एक प्रोटॉन का 1837 गुना, यानी 1 डिवाइडेड बाय 1837 टाइम्स, ये इसकी वैल्यू है, यानी इतना कम है। तो मैंने माना कि फिर तो जो मास होगा वो लगभग क्या होगा, 6 होना चाहिए। तो ये 12 कहां से आ गया, फिर लगभग 12, पूरा 12 हो गया। 6 तो प्रोटॉन की वजह से, बाकी 6 किसकी वजह से। तो यहां पे क्यूरियोसिटी जनरेट होती है और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की लोग चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन यहां पर कैसे होती है। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास है, इसको इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, ये हमारे पास क्या है इधर, ये हमारे पास है बेरिलियम, ये हमने यहां पर लिया है बेरिलियम मेटल। ठीक है, और बेरिलियम मेटल के ऊपर हम लोग क्या बोम्बार्ड करवा रहे हैं, बेरिलियम मेटल के ऊपर हम लोग अगेन यहां पर हम लोग क्या बोम्बार्ड करवा रहे हैं, यहां पर हम लोग बोम्बार्ड करवा रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स। अगेन अल्फा पार्टिकल्स हमने उठाए हैं, 4 गुना भारी हैं हाइड्रोजन एटम से, वो अल्फा पार्टिकल्स हमने यहां पे बोम्बार्ड करवा दिया। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करके रखा हुआ है। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करके रखा है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये बेरिलियम हमारे पास मेटल था, इसके ऊपर हमने अल्फा पार्टिकल्स को बोम्बार्ड करवाया, तो पता लगा कि यहां से एक न्यूट्रल रेडिएशन निकलती है। न्यूट्रल क्यों बोला मैंने, न्यूट्रल इसीलिए बोला क्योंकि यहां पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
ना तो इधर डिफ्लेक्ट कर रही है ये, ना तो इधर डिफ्लेक्ट कर रही है। ये जो रेडिएशन यहां से निकल रही है ना तो इधर जा रही है ना तो इधर जा रही है। तो सबने बोला कि ये न्यूट्रल रेडिएशन है, ठीक है, ये न्यूट्रल रेडिएशन है। तो इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले परफॉर्म किया था 1930 में बोथ एंड बेकर ने। किसने परफॉर्म किया था? 1930 में बोथ एंड बेकर ने परफॉर्म किया। और उन्होंने कहा कि ये जो न्यूट्रल रेडिएशन निकल रही है, ध्यान से सुनिएगा कैसे साइंटिफिक थिंकिंग इवॉल्व होती है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा ये जो न्यूट्रल रेडिएशन है ये और कुछ नहीं, ये गामा रेज है। गामा रेज है, क्या है? गामा रेज, मामा रेज नहीं, गामा रेज। एंड गामा रेज किससे बनती है? गामा फोटॉन से मिलकर बनती है राजा बेटा, इससे मिलकर बनती है, ठीक है ना, गामा फोटॉन से मिलकर बनती है। न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, दीज आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, न्यूट्रल पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। तो यहां पर हमारे पास बेरिलियम था, बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल्स को हमने भिड़वाया, तो इन्होंने कहा यहां से एक न्यूट्रल रेडिएशन निकलती है। लोगों ने बोला आपने कैसे बताया? बोले हमने क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी थी, चाहे हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज गैस आयंस हो, चाहे हमारे पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी कि कैथोड रेज हो चाहे एनोड रेज हो, उन दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते तो डिफ्लेक्शन आता है, लेकिन यहां पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो एक न्यूट्रल रेडिएशन है। तो इन्होंने कहा न्यूट्रल रेडिएशन इसीलिए क्योंकि यहां पे ये गामा रेज है, और गामा रेज जो होती है गामा फोटॉन से मिलकर बनती है, यानी यहां पे जो पार्टिकल्स हैं वो गामा फोटॉन्स है, न्यूट्रल पार्टिकल्स है। इन पार्टिकल्स पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये हमारे पास गामा फोटॉन्स है, न्यूट्रल पार्टिकल्स है। ये बात सेम चीज 1932 में जेम्स चैडविक करते हैं। जेम्स चैडविक कहते हैं काम करता हूं मुझे, क्योंकि ये रियलाइज हो नहीं रहा कि ये एक्चुअली में गामा फोटॉन्स है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां पर पैराफिन वैक्स को पटक देता हूं। क्या रख दिया मैंने? यहां पर मैंने रख दिया पैराफिन वैक्स। क्या पटक दिया? पैराफिन वैक्स पटक दिया। पैराफिन वैक्स पटक दिया, जैसे जो कैंडल वाला जो मोम होता है ना, उसी को बेसिकली पैराफिन वैक्स कहते हैं, उसको पटक दिया। पॉइंट ये है, सेम सेटअप को वो परफॉर्म करते हुए कहते हैं कि जैसे ही यहां पे मैं ऑब्जर्व करता हूं तो यहां से प्रोटॉन्स बाहर आने लग जाते हैं। अब वो ये क्या बताना चाहते हैं? प्रोटॉन्स बाहर आ जाते हैं। अब प्रोटॉन बाहर आते हैं और उन्होंने कैसे वैलिडेट किया, उसके अलग अलग तरीके हैं, स्किंटिलेशन है, आयोनाइजेशन चेंबर बना के ये लोग पता कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेज जिससे उन्होंने पता कर सकते हैं कि यहां पे प्रोटॉन्स बाहर आए। सुनना हुआ क्या? अल्फा पार्टिकल्स बेरिलियम से भिड़े, यहां पर एक न्यूट्रल रेडिएशन बाहर आई, न्यूट्रल रेडिएशन को इंसिडेंट करा पैराफिन वैक्स से, तो यहां से प्रोटॉन्स बाहर आ गए। अब एनालॉजी समझना, एनालॉजी समझना, एनालॉजी समझना। यहां से प्रोटॉन्स बाहर आए, राइट? तो बोथ एंड बेकर के हिसाब से क्या है और उनके हिसाब से क्या है, उनकी एनालॉजी यहां पर क्या कहती है, ध्यान से सुनना। वो कहते हैं कि ये प्रोटॉन है, मान लीजिए ये प्रोटॉन है जो कि बाहर आ रहा है, ये प्रोटॉन है जो कि बाहर आया है। उनका कहना यह है कि अगर बोथ एंड बेकर यहां पे सही है कि न्यूट्रल रेडिएशन जो है वो गामा फोटॉन्स यानी कि न्यूट्रल पार्टिकल्स है, तो न्यूट्रल पार्टिकल्स यानी कि गामा फोटॉन्स यहां जाके भिड़ेंगे, उनमें इतनी हिम्मत है कि प्रोटॉन को बाहर निकाल दे। मतलब मैं आपको कहूं कि जो आप बिलियर्ड्स होता है ना, या पूल टेबल, आप पूल वूल खेला होता है, ऐसी मोटी भारी सी बॉल होती है जिससे डंडी से खेलते हैं, मैं ये कहूं कि एक छोटा सा तिनका जो है वो उस बॉल को हिला देगा, तो क्या है? पॉसिबल है। वो छोटा सा जो तिनका है दैट इज नथिंग बट आपका गामा फोटोन। आप सोचिए अगर गामा फोटॉन्स यहां पे एक्चुअली में भिड़ रहे होते तो क्या ये प्रोटॉन को बाहर निकाल सकते हैं? इम्पॉसिबल है। गामा फोटोन दिखेगा भी नहीं, पहली बात तो वो हिलाएगा कहां से इसको। वो एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि मासलेस पार्टिकल्स होते हैं जिनका वजन ही नहीं होता। यानी एक तरीके से आप ऐसे समझो कि ये गामा फोटोन जो है एक छोटी सी मक्खी है। क्या ये मक्खी इस गेंद को हिला सकती है? ये मान लीजिए ये एक तरीके से एक मक्खी है, ये एक तरीके से गामा फोटोन है। तो अगर यहां पे गामा फोटोन होते तो यहां से प्रोटॉन को बाहर निकाल पाते क्या? ये पी क्या है? दिस पी स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन। यानी आप ऐसे समझो कि अगर आप बिलियर्ड्स खेलने गए हो तो इतनी भारी जो बॉल है उसको एक तिनका जो है हिला रहा है, हिला ही नहीं सकता। या एक मक्खी हिला रही है, हिला सकती है मक्खी? नहीं हिला सकती।
तो उन्होंने कहा कि ये तो इतनी बेवकूफाना बात इन्होंने कही कि ये जो न्यूट्रल रेडिएशन है ये बेसिकली गामा रेज या गामा फोटॉन से, ये बिल्कुल लॉजिकली सही नहीं है। दिस इज कंप्लीटली इलॉजिकल टू से दिस, ये पूरी तरीके से बात इलॉजिकल हो गई है। ये बात पूरी तरीके से क्या है, हमारे पास इलॉजिकल है। बात समझ में आ रही है? ये बात पूरी तरीके से इलॉजिकल है, क्योंकि अगर यहां पर गामा फोटॉन्स निकल रहे होते तो फिर गामा फोटॉन्स कभी भी इतने भारी मैसिव पार्टिकल जैसे प्रोटॉन है उसको बाहर नहीं निकाल पाते। अगर ये इनको बाहर निकाल रहे हैं तो यहां पर एक बराबर मास का पार्टिकल होगा और वो इसको धक्का मार के बाहर निकाल रहा होगा, और वो पार्टिकल जो इसको धक्का मार के बाहर निकाल रहा होगा, तो ऑब्वियसली अगर आपने कभी बिलियर्ड्स खेला हो या पूल खेला हो तो एक बॉल जिस दूसरी बॉल को हिलाती है वो दोनों की सेम मासेस होते हैं, तो ये ऑब्वियसली सेम मास की एक बॉल होगी। पर ये जो सेम मास की बॉल है ये बेसिकली क्या होगी, न्यूट्रल होगी, इसीलिए हम इसको न्यूट्रॉन कहेंगे। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं, यहां पे बेरिलियम मेटल है हमारे पास, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को इंसिडेंट करवाया तो एक न्यूट्रल रेडिएशन बाहर आई, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। बोथ एंड बेकर ने कहा कि ये जो न्यूट्रल रेडिएशन है गामा रेज यानी कि गामा फोटॉन से मिलकर बनी हुई है, ये जो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं ये बेसिकली गामा फोटॉन्स होते हैं। तो उसके बाद जेम्स चैडविक 1932 में इस एक्सपेरिमेंट को फिर से परफॉर्म करते हुए यहां पे क्या रख देते हैं, पैराफिन वैक्स रख देते हैं, और देखते हैं कि जैसे ही यहां से न्यूट्रल रेडिएशन आती है तो प्रोटॉन्स बाहर आते हैं। तो वो ये बोलते हैं कि अगर ये मान लीजिए गामा फोटोन होता तो कभी भी प्रोटॉन तो बाहर नहीं निकल पाता कि इसको धक्का मारे और प्रोटॉन बाहर निकाल दे, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली यहां पर जो पार्टिकल्स इससे भिड़ रहे होंगे उनका वजन लगभग प्रोटॉन के बराबर होगा, लेकिन वो न्यूट्रल होंगे। इस तरीके से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड अ न्यूट्रल पार्टिकल called neutron by bombarding alpha particles on beryllium. The neutral and heavy particles ejected were then incident on paraffin wax and ejected protons from it. यानी यहां पर अल्फा पार्टिकल्स बेरिलियम से भिड़े, इससे न्यूट्रल रेडिएशन निकली, इस न्यूट्रल रेडिएशन को जब हमने पैराफिन वैक्स पर डाला तो यहां से प्रोटॉन निकले। तो इस न्यूट्रल रेडिएशन में उन्होंने कहा कि एक बहुत भारी पार्टिकल है जिसका वजन लगभग प्रोटॉन के बराबर है, उसका नाम हमारे पास है न्यूट्रॉन। ठीक है, चलो डन है। हमारी जो बैच मैनेजर वाली मैम है ना, शायद वो आज रिप्लाई नहीं कर रही हैं, शायद वो एक्टिव नहीं है, पूछ लेता हूं मैं उनसे कि क्या वो ब्लॉक कर रही हैं। ठीक है, पता नहीं, कोई बात नहीं, चलिए हम लोग आगे चलते हैं एंड इस चीज को देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज इक्वल्स टू 0, रिलेटिव चार्ज जो होता है दैट इज अगेन इक्वल्स टू 0। न्यूट्रॉन के ऊपर ना तो एब्सोल्यूट चार्ज होता है ना ही रिलेटिव चार्ज होता है। इसका रिलेटिविस्टिक मास जो लेते हैं हम 1 लेते हैं, क्योंकि हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बोलते हैं कि बराबर होता है। तो प्रोटॉन का मास अगर हमने 1 लिया है तो न्यूट्रॉन का मास भी 1 होगा। और एब्सोल्यूट मास अगेन मैंने बोला क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज लगभग बराबर टू द मास ऑफ प्रोटॉन। तो जो आपने उसके बारे में लिखा वो इसके बारे में सत्य है। लेकिन एक फैक्ट बता देता हूं जो आपको याद होना चाहिए, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली heavier than proton, is slightly heavier than proton। ये आप बस याद रखिएगा इतनी सी बात, क्योंकि ये भी फर्दर पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखना बस, इसके पीछे भी एक रीजन है। ये फर्दर अपक्वार्क और डाउनक्वार्क से मिलकर बने होते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो उसमें अभी अपन को इतना ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं है, बस इतना आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन का मास हल्का सा प्रोटॉन से ज्यादा होता है, पर लगभग ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट मास की वैल्यूज सेम है ना। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंस नहीं है, यस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ऑल राइट, अगर यहां तक समझ में आ गया तो आए भैया, अब आगे मैं आज कंटिन्यू नहीं करूंगा। ठीक है, मैं खुद ही सही फील नहीं कर रहा हूं, तो सिंपल टॉपिक अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और चलिए आगे चलते हैं। ऑल राइट, आ जाओ। ठीक है भाई, थोड़ा सा मैं सही फील नहीं कर रहा हूं, पता नहीं क्यों, क्या हो गया मुझे, चक्कर भी आ रहे हैं, घबराहट सी हो रही है, तो यहीं तक रखेंगे आज। ठीक है, आ जाओ। एनडीए 2020 पेपर 2 का सवाल है, न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, टिक लगाएंगे, आगे चले जाएंगे आप लोग।
उसके बाद मैच द फॉलोइंग, यहां पर मैंने आपको सवाल दिया है, देखिए मेरे साथ साथ करिए आराम से। रदरफोर्ड साहब ने यहां पर किस चीज की डिस्कवरी करी थी? रदरफोर्ड साहब ने यहां पर प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी। चैडविक साहब ने यहां पर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। थॉमसन साहब ने यहां पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। और डेल्टन साहब ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। यानी ए का हमारे पास होना चाहिए 2, बी का हमारे पास 3, ए का हमारे पास 2 है, बी का हमारे पास क्या है 3 है, अरे वाह ये तो सही हो रहा है, सी का हमारे पास है 4 और डी का हमारे पास है 1। चलिए ए ही इज द करेक्ट आंसर, डन है। ऑल राइट, A2 B3 C4 D1, ऑल राइट, डन है दोस्तों। आए भैया लिख दीजिए, ठीक है, चलो सॉर्टेड है। अब चलते हैं, आज की क्लास को ओवर करते हैं दोस्तों। और आज की क्लास का आपको कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है। टाइटल मैं अपडेट करवा दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता यहां पर मत लीजिएगा। इंसानियत ज्ञान में बस इतना ही कहना चाहूंगा आज मैं आप लोगों को कि मेहनत नहीं कर रहे हो आप लोग। बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको ये लग रहा है कि बिना मेहनत किए हमारा सारा जीवन में सारी चीजें हो जाएंगी। तो मैं आपको सत्य बता दूं, अगर आप आज मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कल मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज से ही मेहनत स्टार्ट कर दो, हार्डवर्क स्टार्ट करो, साथ ही साथ स्मार्ट वर्क करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सुनील भैया मेरे 6, 7, 8, 9, 10 के बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आप एआई का इस्तेमाल करो, वो आपके बेसिक्स को जल्दी क्लियर कर लेगा। कि आप उससे शॉर्ट में लेक्चर समरीज ले लो, शॉर्ट में समरीज ले लो, शॉर्ट में चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन ले लो, शॉर्ट में कंसेप्ट पढ़ लो, उससे अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो और आगे चलो, ठीक है। मेहनत तो देखो आज नहीं तो कल आपको करनी ही पड़ेगी, बरसना तो पड़ेगा दोस्तों, है ना। अगर तुमको लग रहा है कि तुम इंसान हो और तुमको मेहनत करे बिना सब कुछ मिल जाएगा, तो तुम्हारी गलत फहमी है, तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। मेहनत तुमको करनी ही पड़ेगी। जैसे मान लीजिए मैं अपनी बात करूं तो मेरा कर्तव्य, मेरा कर्म धर्म क्या है? मेरा कर्म धर्म है पढ़ाना। अगर मैं पढ़ाऊंगा नहीं तो मैं पढ़ाना ही भूल जाऊंगा। आपका कर्म धर्म है यहाँ पे पढ़ना। अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं ना तो मेरे दोस्तों पढ़ाई करना भी भूल जाएंगे और कंटेंट भी भूल जाएंगे। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, शॉर्ट में कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक गांव के अंदर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं ना, जो भविष्य बताते हैं कुंडली देख के, तो एस्ट्रोलॉजर तो नहीं कहेंगे, वो भविष्य बताने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि इस गांव के अंदर 10 साल तक पानी नहीं आएगा। जिस गांव में हम रहते हैं इस गांव के अंदर 10 साल तक पानी नहीं आएगा। तो गांव के लोग बड़े डर जाते हैं, 10 साल पानी नहीं आएगा यानी कि बारिश नहीं आएगी, इसका मतलब ये होगा कि 10 साल तक यहां पर बारिश नहीं होगी, और 10 साल बारिश नहीं होगी तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, फसल कैसे होगी, कि हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो वो कहते हैं काम करते हैं कि हम इस गांव को छोड़ के चले जाते हैं। तो वो जो फ्यूचर बताने वाले लोग हैं, जो भविष्य बताने वाले लोग हैं, जो भविष्यवाणी कर चुके हैं, उनके पास सब आते हैं। वो सबको यही चीज बोलते हैं कि यहां पर 10 साल तक बारिश नहीं पड़ेगी और सूखा पड़ेगा, लोग मरेंगे। तो सारा गांव खाली कर रहा होता है गांव को। एक घर में ऐसा होता है कि उसके जो घर के लीड होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जो घर के मुखिया हैं, वो कहते हैं कि हम यहां से घर छोड़ के नहीं जाएंगे। तो सब कहते हैं कि अरे तुम पगला गए हो क्या, 10 साल तक यहां पर पानी नहीं आएगा तो यहां से चलते हैं। वो कहता है नहीं, मैं तो यहीं रुकूंगा, ये मेरी जन्मभूमि है, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। ठीक है, पहले दिन जाते हैं, खेती करते हैं, खेत वेत में बीज बीज लगाए, वापस आ गए। सब लोग, अब पूरा गांव खाली हो चुका है, सिर्फ ये एक घर वहां पर बचा है, और ये खेती करने रोज जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे, आ रहे हैं, जा रहे, आ रहे हैं, जा रहे, आ रहे। घर वाले सब डरे हुए हैं कि क्या होगा, हम तो मरने वाले हैं। हमारे घर के मुखिया समझ ही नहीं रहे कि हम मर जाएंगे, पानी आएगा नहीं तो कैसे हम लोग जीवित रहेंगे। तो वहां से क्या होता है ना, एक दिन ये धूप ऐसे गहरी घनी धूप होती है, उसमें काम कर रहे होते हैं। तो वहां से ना ऐसे बादल जा रहा होता है, आप समझना इसको बस एनालॉजी के तौर पे लेना, एक बादल जा रहा होता है। तो बादल मुखिया से कहता है तुम क्या अलग नेता हो गया है, तुम क्या अलग ही नेता हो, जब पता है कि हम नहीं बरसेंगे तो जाओ यहां से। तो किसान वहां पे बादल को क्या कहता है, ध्यान से सुनना। किसान बादल को कहता है तुम्हारा कर्तव्य क्या था? बोले बरसना। बोले तुम तो बरसना भूल गए ना, तुम 10 साल तक यहां बरसोगे नहीं तो बरसना भूल जाओगे। मेरा कर्तव्य क्या है? खेती करना। अगर मैं खेती नहीं करूंगा तो खेती भूल जाऊंगा। ऐसे मेरा कर्तव्य क्या है? पढ़ाना। पढ़ाऊंगा नहीं तो पढ़ाना ही भूल जाऊंगा। तुम्हारा कर्तव्य पढ़ना, पढ़ोगे नहीं तो भूल जाओगे चीजें। वो बात बादल को समझ में आती है, सारे बादल इकट्ठे होते हैं कि भैया हम तो बरसना ही भूल जाएंगे, तो बादल वहीं पे बरसना स्टार्ट कर देते हैं। कंक्लूजन एंड द मॉरल ऑफ स्टोरी क्या है
मेहनत आज नहीं तो कल करनी ही है, पढ़ाई आज नहीं तो कल करनी ही है। पढ़ाई के फॉर्मेट में मेहनत नहीं करोगे तो किसी और तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी तुम्हारा पैशन है उसको परफॉर्म करने के लिए तो मेहनत करोगे ना, कि भैया पढ़ाई नहीं कर रहा हूं मैं वीडियो एडिटर बन रहा हूं, तो वहां तो मेहनत करनी पड़ेगी। हर चीज का एक ही है मेहनत, इंटेंट वो बहुत मैटर करता है। तो बस अपना मेहनत करने का एटीट्यूड मत छोड़िए। ये फोन चलाने से, चैटिंग करने से जिंदगी में आप आगे नहीं जाएंगे। पर ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूं, इससे ज्यादा तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। चलिए, जैसा मैं कहता हूं, सुनील भी साथ है, फिजिक्स वाला साथ है, दोनों आपके साथ है। माफी चाहूंगा, आज मैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल नहीं करवा पाया, थोड़ा सा ही फील नहीं कर रहा हूं। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।